ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिटमैन विद ए बैडास सिस्टम, अध्याय 1291, नए कवच का समय। होस्ट माइकल। कल्टीवेशन लेवल एलिमेंटल अट्यूनमेंट रियल्म गॉडहुड ग्रेटर गॉड एक्सपीरियंस पॉइंट्स 2,50,000/4 लाख। बेड्स पॉइंट्स 11 मिलियन। पूजा ऊर्जा 0। कौशल और मंत्र विंड ब्लास्ट 6 लैटवियन लैस अल्टीमेट फॉर्म लेवल 1। आइज ऑफ डूम 7 लैटवियन लैस अल्टीमेट फॉर्म लेवल 1। रिस्पॉन्सिव शील्ड 9 लाटवीलेट्स। एनवायरनमेंट स्कैनिंग 9 लाटवीलेट्स। इग्निटिया 8 लैटवियन लैस अल्टीमेट फॉर्म लेवल 1। सिलीन 4 लाटवीलेट्स। मेटियोर 2 लाटवीलेट्स। लाइटनिंग डैश 6 लैटवियन लैस अल्टीमेट फॉर्म लेवल 1। एनर्जी डिवोवर 6 लाटवीलेट्स। सोल ईटर 6 लाटवीलेट्स। सोल स्टेयर 5 लाटवीलेट्स। डेथ रेंज 3 लाटवीलेट्स। शैडो टेलीपोर्टेशन आइज ऑफ डार्कनेस सामान्य दूसरों के कल्टीवेशन लेवल को समझ सकता है। आइज ऑफ डार्कनेस लूसीफर दूसरों के कल्टीवेशन लेवल को समझ सकता है, भ्रम को देख सकता है। क्लाउड ऑफ डार्कनेस लूसीफर कमजोर इरादों वाले दुश्मन पूरी तरह से हिम्मत हार जाएंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे। डेथ रेंज 50% ज्यादा शक्तिशाली होगी और अगर अंधेरे में सक्रिय किया जाता है तो स्टेज बैरियर की परवाह किए बिना मेजबान के कल्टीवेशन लेवल को 2 लेवल ऊपर बढ़ा दिया जाएगा। तकनीक भाग्य की तलवारें 98% महारत। अग्नि की अंगूठी 96% महारत। सर्प मेगा 98% महारत। व्यवसाय डार्क लॉर्ड अंधकार का देवता। स्थिति स्वस्थ। लक्ष्य देवताओं और नश्वर क्षेत्र के क्षेत्र को नियंत्रित करें। एन ओप वेल बी जन.सी ओम। मृत्यु के आदेश को बढ़ाएं। उपयोगिता फंक्शन बैंकर 5 लैटवियन लैस अनुपात 1000 सोने के सिक्के 40 बदमाश बिंदु। रूनिक टेलीपोर्टेशन एक्स-रे विजन आइज ऑफ डार्कनेस के साथ भी एकीकृत। धन 6 मिलियन सोना। विशेष गुण 6 स्टार कीमियागर 5 स्टार लोहार 5 स्टार आविष्कारक। अधीनस्थ गया योद्धा वफादारी स्तर 100%। अजाजिक डेमन बटलर वफादारी स्तर 100%। रेलिन 5 स्टार शेफ वफादारी स्तर 99%। आर्या छाया की रानी हत्यारा वफादारी स्तर 92%। एडलिया व्रेत वफादारी स्तर 94%। मैक्सिन शक्ति की रानी योद्धा वफादारी स्तर 98%। टिबेरियस युद्ध का राजा योद्धा वफादारी स्तर 85%। सैडी कानाफूसी की रानी वफादारी स्तर 70%। रिकी वफादारी स्तर 95%। टाइटस और ऑप्टिमस आपूर्ति के राजा वफादारी स्तर 80%। गिब्सन आसमान का राजा वफादारी स्तर 90%। कोरी समुद्र की रानी वफादारी स्तर 90%। साइलेंट रीपर क्रूप समुद्री डाकू वफादारी स्तर 93%। सेबर ट्रिस्टा लेनोरा संचालन का आधार द एबिसल क्रिप्ट। डार्क ओशन परिचित दुष्स्वप्न वर्तमान में आत्मा रूप में रॉयल ड्रैगन। वेदोरा 3 सिर वाला हाइड्रा। तत्व हेरफेर हवा 45% महारत। आग 45% महारत। बिजली 50% महारत। अंधेरा 45%। सिंहासन कक्ष में बैठक के बाद माइकल अपने मंद रोशनी वाले कमरे में अकेला खड़ा था। उसकी नज़र उसके सिस्टम इंटरफेस से उसके सामने चमकते आंकड़ों पर टिकी थी। उसने संक्षेप में अपने साधना स्तर और उसके द्वारा जमा किए गए भारी मात्रा में बदमाश बिंदुओं का आकलन किया। कम से कम मेरे पास कुछ बदमाश बिंदु हैं, उसने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, जो कुछ भी हुआ उसके सकारात्मक पहलू की सराहना करते हुए। फिर उसकी आंखें इंटरफेस के अगले भाग पर चली गईं, जहां उसने देखा कि उसकी पूजा ऊर्जा 0 पर थी। इस पर काम करना होगा, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, पहले से ही इसे बढ़ाने के तरीके की योजना बना रहा था। फिर वह इंटरफेस से बाहर निकला और उसकी नज़र स्टैंड पर रखे अपने टूटे फूटे कवच पर पड़ी। कवच खुरदरी अवस्था में था, जिसमें दरारें और टूटे हुए किनारे थे, जो नूह के साथ उसके हाल के क्रूर मुठभेड़ों और एंडोहर से मिली कड़ी मार के प्रमाण थे। अरे अपनी तरफ देखो, तुमने बेहतर दिन देखे हैं, माइकल ने कवच से ऐसे कहा जैसे वह उसे सुन सकता हो। वह करीब चला गया, उसकी उंगलियां गहरी दरारों पर चल रही थीं, हर दरार उन लड़ाइयों की याद दिला रही थी जिनमें वह बच गया था। फिर से चौंकने से बचने के लिए दृढ़ संकल्पित माइकल ने फैसला किया कि अब नया कवच बनाने का समय आ गया है, जो ज्यादा मजबूत और ज्यादा लचीला हो। इस कमीने को मजबूत करना होगा। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा, उसने कहा, उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प था। वह अपनी डेस्क पर चला गया, जो विभिन्न स्क्रॉल और कलाकृतियों से भरा हुआ था। चर्मपत्र की एक नई शीट निकालते हुए उसने नए कवच के डिजाइन के लिए योजनाएं बनाना शुरू किया। उसका हाथ अभ्यास के साथ आसानी से चल रहा था। जैसे जैसे वह स्केच बनाता गया, उसका दिमाग उन उन्नत तकनीकों को शामिल करने की संभावनाओं पर विचार करने लगा जिनमें उसने महारत हासिल की थी, और इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छे मिश्र धातुओं और जादू के बारे में सोचने लगा।
अपने स्केचिंग के दौरान माइकल को वह पौराणिक उपहार बॉक्स याद आया जिसे सिस्टम ने उसे तब पुरस्कृत किया था जब अज़ाज़ेल 100% वफादारी पर पहुंच गया था। शायद उस लानत बॉक्स में कुछ उपयोगी हो, उसने जोर से सोचा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह रुक गया, एक नई उत्सुकता के साथ अपने इंटरफेस को वापस देख रहा था। चलो देखते हैं कि उस उपहार बॉक्स के अंदर क्या है, उसने घोषणा की। जब माइकल ने सिस्टम को पौराणिक उपहार बॉक्स खोलने के लिए कहा तो लाल रिबन से लिपटा एक सुनहरा बॉक्स उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। ये झिलमिलाती रोशनी के साथ फट गया, जिसमें एक कार्ड दिखाई दिया जिसमें एक आंख के आकार का लाल चमकता हुआ रून और कुछ गहरे रंग के धातु के सिल्लियां थीं जो सामान्य गहरे रंग के यस्क से अलग दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम ने उसके नए कवच की जरूरत को महसूस कर लिया था। डिंग, मेजबान को आई ऑफ सीक्रेसी रून और शैडो फोर्स्ड इनेगॉट्स प्राप्त करने के लिए बधाई। कार्ड उठाते हुए माइकल ने विस्मय से देखा कि यह वास्तविक रून में बदल गया, उसके हाथ में अशुभ रूप से चमक रहा था। सिस्टम का संदेश उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से गूंज उठा, जिसमें रून के गुणों का विवरण था। आई ऑफ सीक्रेसी रून मेजबान को सभी प्रकार के पता लगाने के लिए अदृश्य बना देगा जब तक कि मेजबान नियमित अंतराल पर देवताओं को मारना जारी रखता है। बकवास, यह आसान है, लेकिन देवताओं को मारना पाक में टहलना बिल्कुल भी आसान नहीं है, माइकल ने खुद से कहा। देवताओं का शिकार करने का विचार डरावना था। वे न केवल शक्तिशाली थे बल्कि चालाक और अच्छी तरह से संरक्षित भी थे। हालांकि इस रून ने उसे एक रणनीतिक बढ़त प्रदान की जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, खासकर अगर वह राफेल और एंडोहर जैसे लोगों से बचना चाहता था। उसने अन्य देवताओं से लगातार खतरे, देवताओं के क्षेत्र में शक्ति के जटिल नृत्य पर विचार किया। जब तक मैं उन्हें नीचे गिराता रहूंगा वे मुझ पर छिपकर हमला नहीं कर सकते। ये वास्तव में मेरी पीठ पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकता है, उसने सोचा। उसका दिमाग संभावित लक्ष्यों के बारे में सोच रहा था। अपना ध्यान पिंडों की ओर मोड़ते हुए माइकल ने उन्हें बारीकी से जांचा। वे उस गहरे अयस्क से हल्के थे जिसका वह आदी था, लेकिन उनमें एक ऐसी जबरदस्त ताकत थी जो नश्वर क्षेत्र और देवताओं के क्षेत्र दोनों में पाई जाने वाली कई सामग्रियों से बढ़कर थी। ये सब कुछ बदल सकता है, माइकल ने ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज धीमी और तीव्र थी। उसके हाल के नुकसानों और नश्वर क्षेत्र पर उसके द्वारा फैलाए गए अंधकार का भार उस पर भारी पड़ रहा था। ईव का नुकसान एक तीखा डंक था जिसने उसके संकल्प को और मजबूत कर दिया। ये नई सामग्रियां न केवल उसके क्षतिग्रस्त कवच की जगह लेंगी बल्कि उसके दृढ़ संकल्प और नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के रूपक के रूप में भी काम करेंगी। हल्का, मजबूत, अभी मुझे जो चाहिए उसके लिए एकदम सही, उसने आगे कहा। उसके हाथ पिंडों पर घूम रहे थे, चिकनी ठंडी धातु को महसूस कर रहे थे। वह जानता था कि इस सामग्री से बना कवच चपलता और सुरक्षा प्रदान करेगा जो उसके आगे के टकरावों के लिए महत्वपूर्ण है। माइकल ने पिंडों और रून को अपने काम की मेज पर रखा। उसका दिमाग पहले से ही कवच के डिजाइन की योजना बना रहा था, उसमें रून के गुणों को एकीकृत कर रहा था। ऐसी शक्तिशाली कलाकृतियों को मिलाने के विचार ने उसे एक ठंडे दृढ़ संकल्प से भर दिया। ये तय करने के बाद कि काम पर जाने का समय आ गया है, माइकल ने अपना हाथ हिलाया और पिंडों के साथ रून ऊर्जा की एक हल्की सी गुनगुनाहट के साथ सिस्टम स्टोरेज में गायब हो गया। फिर वह अपने क्षतिग्रस्त कवच के पास गया और बीच में खोपड़ी के प्रतीक को दबाया। कवच अपनी दरारों और क्षति के तनाव के कारण कराह उठा, पहले की तरह खोपड़ी के पदक में वापस सिकुड़ नहीं रहा था। माइकल ने भारी आह भरी, पदक को अपनी गर्दन के चारों ओर सरकाया, उसके वजन को लड़ी गई लड़ाइयों और आगे की लड़ाइयों की याद के रूप में महसूस किया। वह कमरे से बाहर चला गया, उसके कदम गलियारे में गूंज रहे थे जब तक कि वह पोर्टल रूम में नहीं पहुंच गया। केंद्रीय द्वार स्पंदित ऊर्जा से जीवंत था, इसकी चमक दीवारों पर भयानक छाया डाल रही थी। एलिडर पहले से ही वहां था, उसके हाथ कंसोल पर व्यस्त थे। तुम कहाँ जा रहे हो? हमें 5 दिनों में एक युद्ध जीतना है, एलिडर ने बिना पीछे मुड़े पूछा, माइकल की उपस्थिति को महसूस करते हुए। मुझे पता है, लेकिन मुझे एक नया कवच चाहिए, माइकल ने जवाब दिया, उसकी आवाज़ थकान के बावजूद दृढ़ थी। माइकल की बात सुनकर एलिडर रुक गया और फिर माइकल की ज़रूरत को समझते हुए आह भरी। तुम्हें अपना दिमाग साफ करने की ज़रूरत है। नया कवच बनाना ऐसा करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। उसने पोर्टल के कंसोल में कुछ और कमांड टैप करते हुए स्वीकार किया। उसने गंतव्य को हेड्स में सेट किया, जहां माइकल का फौज इंतजार कर रहा था, वह जगह जहां उसे युद्ध के मैदान के बाहर सबसे ज्यादा घर जैसा महसूस होता था। ये तैयार है, एलिडर ने माइकल का सामना करते हुए कहा। बस ये सुनिश्चित करें कि आप स्पष्ट दिमाग और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ वापस आएं। मैं आपको कोई और भावुक प्रेरणा भाषण नहीं दूंगा, माइकल ने हाल की घटनाओं के बीच एक दुर्लभ आवाज में हंसते हुए कहा। मैं करूंगा, उसने वादा किया। उसकी आंखें पोर्टल के भंवर पर टिकी हुई थीं। जैसे ही पोर्टल एक गर्जना के साथ खुला, माइकल आगे बढ़ा। वह एक पल के लिए रुक गया, उसकी सिलहूट घूमती हुई ऊर्जाओं के खिलाफ खड़ी थी।
फिर एक गहरी सांस के साथ वह भंवर में चला गया, कमरे से गायब हो गया क्योंकि पोर्टल उसके पीछे बंद हो गया। एलिडर को मशीनरी की गड़गड़ाहट के साथ अकेला छोड़ दिया। अंत में पोर्टल ने माइकल को उसके फौज के परिचित धुंधले दायरे में फेंक दिया, एक सक्रिय ज्वालामुखी के ठीक नीचे एक विशाल भूमिगत कक्ष। धूल के कण चट्टान की छत में छोटी छोटी दरारों से नीचे छनकर आने वाली कम रोशनी में नाच रहे थे, जो उस जगह की लंबे समय से उपेक्षित स्थिति को उजागर कर रहे थे। औजार वर्कबेंच पर बिखरे पड़े थे, जो सदियों से अछूते थे, और धूल की एक मोटी परत निहाई से लेकर दौकनी तक सब पर छाई हुई थी। कोनों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और हवा में ठंडी धातु और पत्थर की स्थिर गंध थी। उपयोग की कमी के बावजूद माइकल पर राहत की लहर छा गई क्योंकि वह फौज में आगे बढ़ गया। ये शक्ति और सृजन का स्थान था, एक अभयारण्य जहां उसने फौजिंग में खोए हुए अनगिनत घंटे बिताए थे। वह दीवार के खिलाफ लगे एक बड़े जंग लगे लीवर के पास गया, जो ज्वालामुखी की राख और कालिक से भरा हुआ था। इसे मजबूती से पकड़कर माइकल ने इसे जोर से खींचकर नीचे खींच लिया। ऊपर एक क्षणिक गड़गड़ाहट हुई क्योंकि लंबे समय तक उपयोग न किए जाने के बाद तंत्र फिर से चालू हो गए। धीरे धीरे ऊपर के ज्वालामुखी से पिघला हुआ लावा रिसने लगा, जो चट्टान में काटे गए प्राचीन मार्गों से बह रहा था। लावा ने फौज के चैनलों को भर दिया, जिससे एक भयंकर गर्मी निकल रही थी जिसने उपेक्षा की ठंड को दूर भगा दिया। माइकल ने ऊर्जा की एक जानी पहचानी लहर महसूस की, जब आग की गर्जना और अंधेरे स्थान को रोशन करने वाले लावा की चमक के साथ फौज जीवंत हो उठा। गर्मी फैल गई, फौज की गंभीर विशेषताओं को रोशन कर दिया, धातु की सिल्लियों, हथौड़ों और चिमटों की पंक्तियों को प्रकट किया, जिनका उपयोग करने का इंतजार किया जा रहा था। इस पुनरुत्थान के केंद्र में खड़े होकर माइकल ने अपने एक बार भूले हुए सृजन के साम्राज्य को देखा। लावा की गर्मी ने उसके चेहरे को एक गर्म चमक में नहला दिया, जिससे उसके पीछे लंबी नाचती हुई परछाइयां बन गईं। एक नए कवच का समय। अध्याय 1292 डार्क आर्मर 2.0 आए। एक गहरी सांस के साथ माइकल ने अपने कवच वाले पदक को हटा दिया और उसे मेज पर लटका दिया। उसने धीरे से पदक को छुआ और जैसे ही कवच उभरने लगा, ये हाल ही में हुए नुकसान के तनाव के कारण चरमराया और कराह उठा। जैसे ही कवच धीरे धीरे अपने कॉम्पैक्ट रूप से बाहर निकला, माइकल ने एक भारी हथौड़ा पकड़ लिया, जिसके सिर पर रून खुदे हुए थे। हैंडल को कसकर पकड़ते हुए हाल ही में हुई घटनाएं उसके दिमाग में कौंध गईं। मैंने इंदोहर के हाथों में खेला, माइकल ने गुर्राते हुए कहा। उसकी हताशा स्पष्ट थी। वह जो कुछ भी हुआ था उस पर विश्वास नहीं कर सका। अगर नूह ने ईव को नहीं मारा होता तो माइकल नश्वर क्षेत्र में वापस नहीं आता और इंदोहर के जाल में नहीं फंसता। इस स्थिति में नूह ने माइकल के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाड़ में जाओ, माइकल ने हथौड़े को घुमाते हुए कहा, जो उसके कवच पर गिर गया। कवच और हथौड़े की टक्कर से जोरदार धमाका हुआ और शॉकवेव पैदा हुई। कवच के टूटने के साथ ही हथौड़े पर लगे रून चमक उठे। माइकल ने इस रून उत्कीर्णित हथौड़े को खास तौर पर कवच और जाली वस्तुओं को नष्ट करने के लिए सिस्टम से खरीदा था। जैसे ही माइकल ने फिर से हथौड़ा घुमाया, कवच लगातार हमले के कारण और भी अधिक टूट गया। क्षतिग्रस्त कवच माइकल के दबे हुए गुस्से और भावनाओं का एक निकास बन गया। उसने कवच पर एक बार फिर प्रहार किया और फिर बार बार, हर बार बढ़ती ताकत और गति के साथ। लगातार हमले के कारण कवच आखिरकार मेज पर टुकड़ों में बिखर गया। माइकल वहीं खड़ा रहा, उसका शरीर पसीने से लथपथ था। वह कवच के नष्ट हुए टुकड़ों को देख रहा था। शांत हो जाओ, माइकल, उसने खुद से कहा, कुछ गहरी सांसें लेते हुए। फिर उसने टूटे हुए टुकड़े उठाए और एक लोहे की बाल्टी लाने चला गया। उसने टुकड़ों को एक बाल्टी में और शैडोफोर्ज सिल्लियों को दूसरी बाल्टी में फेंक दिया, उन्हें पिघलाने की तैयारी में। इस फोर्जिंग प्रक्रिया ने उसके मन को अजीब तरह से शांत कर दिया क्योंकि उसने बाल्टियों को आग के ऊपर लटका दिया और ट्यूबों में काली लपटें डालीं। जब वह पिघलते हुए टुकड़ों और सिल्लियों को देख रहा था तो उसने महसूस किया कि उसके कान में लगा ईयरपीस कंपन कर रहा है। उसने भौहें सिकोड़ी और ईयरपीस को सिर्फ एक विचार के साथ चालू किया और फिर पिंक की आवाज़ सुनी। चूंकि पिंक दूसरे लोक में था, इसलिए संपर्क संभव नहीं था, फिर भी किसी तरह पिंक ने उससे संपर्क करने में कामयाबी हासिल की। पिंक, आखिर तुमने मुझे कैसे कॉल किया? माइकल ने पूछा, उसकी उलझन कुछ पल के लिए भूल गई। अच्छा, सबसे पहले तुम मुझे कब मानते हो, दोस्त? दूसरा, मुझे एक ईयरपीस एनहांसमेंट का ब्लूप्रिंट मिला जब मैं वेदोरा और गया के साथ इस भूमिगत बेस की सफाई कर रहा था, पिंक ने बताया। गया? माइकल ने गया के आखिरी काम को याद करते हुए भौहें सिकोड़ीं। पिछली बार जब उसने उसे देखा था तो वह सेजस्पायर में विभिन्न शाखाओं में आयरन हैंड्स द्वारा पिंजरे में बंद जानवरों और राक्षसों को बचाने के लिए अडिग थी। वह खुद को साबित करना चाहती थी कि वह राक्षसों की देवी हो सकती है जिसके वे हकदार हैं। वह वहाँ क्या कर रही है? माइकल ने पूछा, रहस्योद्घाटन से आश्चर्यचकित होकर। गया को सेजस्पायर में होना चाहिए था, लेकिन उनका वर्तमान संचालन आधार वरदांत वन में था, जो प्रकृति की देवी फ्लोरा के अधिकार क्षेत्र में था।
हालांकि माइकल जानता था कि गया के पास पोर्टेबल पोर्टल है जो उसने उसे उसके पास से जाने से पहले दिया था। अब उसे बुरा लग रहा था कि जब तक कुछ गलत नहीं हुआ होगा तब तक गया बेस पर नहीं होगी। NOWELL-BE-IN.C ओम। मानव, तुम कहाँ हो? अचानक गया की आवाज़ उसके मुंह में घुस गई। उसने पिन से संशोधित ये पीस छीन लिया और माइकल से बात की। मैं ओमविल में हूँ, माइकल ने झूठ बोला। गया को परेशान नहीं करना चाहता था, तभी उसे अपने बयान में बहुत बड़ी खामी का एहसास हुआ। मुझसे झूठ मत बोलो कमीने। मुझे पता है कि तुम नश्वर क्षेत्र में हो। अगर तुम देवताओं के क्षेत्र में होते तो हमें यह पीस को संशोधित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है न? गया ने तीखी प्रतिक्रिया दी। गया द्वारा पकड़े जाने के बाद माइकल एक पल के लिए अवाक रह गया। तुमने क्या बकवास किया? पूरा सेजस्पायर अराजकता में है और मुझे यकीन है कि अन्य डोमेन भी अराजकता में होंगे। सूरज टिमटिमा रहा है। आगरा के उपासक शहर के बाहर उत्पात मचा रहे हैं और एंडोहर के पैंथियन में वापस आने की अफवाहें। वहाँ क्या बकवास हुआ? गया ने एक के बाद एक सवाल दागे। ठीक है, यह एक लंबी कहानी है, माइकल ने ईव के बारे में पूरी जानकारी देने में संकोच करते हुए शुरू किया। आखिरी चीज़ जो उसे चाहिए थी वह ये थी कि गया क्रोधित हो जाए। जबकि वह अपनी भावनाओं और गुस्से को नियंत्रित कर सकता था, वह अपने धैर्य के लिए नहीं जानी जाती थी। जिस क्षण उसे ईव की मृत्यु के बारे में पता चला, वह संभवतः नश्वर क्षेत्र में तूफान मचा देगी, अपने रास्ते में तबाही मचाएगी और स्काईहॉल पर पागल हो जाएगी। लेकिन माइकल को देवताओं के क्षेत्र में उसकी ज़रूरत थी ताकि वह वहां होने वाली घटनाओं के बारे में उसे अपडेट रख सके, जो तेजी से अराजक लग रहा था। मुझे बताओ, मेरे पास दुनिया का सारा समय है क्योंकि सेशात ने मुझे व्यक्तिगत रूप से यहाँ भेजा है। उसे लगता है कि मैं उसके अपने क्षेत्र में सुरक्षित नहीं हूँ। यहाँ तक कि वह रहस्यमयी देवी ने भी कहा कि यह सुरक्षित नहीं है, और तब मुझे पता चला कि तुमने वास्तव में गड़बड़ कर दी है, गया ने चिंता और गुस्से का मिश्रण करते हुए कहा। लंबी कहानी संक्षेप में, मुझे पता चला कि हैरी स्काईहॉल से खतरे में है, इसलिए मैं इससे निपटने के लिए यहाँ आया हूँ। एक बात से दूसरी बात हुई और मैंने नूह को मार डाला। माइकल ने जानबूझकर कई विवरण छोड़े। तुमने नूह को मार डाला? बस ऐसे ही। गया को विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। ठीक है, मुझे इसे समझने के लिए कुछ समय दो क्योंकि तुम्हारी कहानी में स्विस चीज से भी ज्यादा छेद हैं, गया ने स्पष्ट रूप से विरल स्पष्टीकरण पर संदेह करते हुए कहा। मुझे पता था कि हैरी और लैला की वजह से एक दिन सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और अब आखिरकार ऐसा हो गया है। मैं बता सकता हूं कि तुम अजीब तरह से टालमटोल कर रहे हो। जब आप इस तरह की बातें छिपाते हैं तो आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या वहां सब ठीक है? क्या कोई मर गया? गया की आवाज़ निराशा से भरी हुई थी और वह गुर्रा रही थी। माइकल हिचकिचाया, स्थिति की पूरी सीमा को प्रकट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सब ठीक है, उसने झूठ बोला, जितना संभव हो सके अपने स्वर को स्थिर रखते हुए। तुम सही हो, मैं कुछ बातें छिपा रहा हूं, लेकिन सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद की खामोशी के बीच वह गया के संदेह को महसूस कर सकता था, लेकिन उसे शांत रखने की जरूरत थी क्योंकि वह एक और गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। लेकिन मुझे बताओ, वहां क्या हो रहा है? क्या सेशात ने तुम्हें कुछ और बताया? गया के आगे जांच करने से पहले माइकल ने जल्दी से विषय बदल दिया और देवताओं के क्षेत्र में स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। वह वास्तव में चिंतित लग रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान नहीं थी और वह बहुत सीधी थी, जिससे मुझे डर लगता है। उसने बहुत ज्यादा विवरण नहीं बताए, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए यहाँ सेजस्पायर में रहना सुरक्षित नहीं है क्योंकि एंडोहर वापस आ गया है और वह गुस्से में पागल हो गया है। उसने मुझे ये भी बताया कि क्षेत्र हमेशा के लिए बदलने वाले हैं और तुम और मैं इसके केंद्र में होंगे, गया ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। सौभाग्य से मैं सेजस्पायर में ज्यादातर राक्षसों और जानवरों को बाहर निकालने में कामयाब रहा। बोर्गिन के बिना जानवरों को काबू करने वाले सिरहीन मुर्गियों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। अगला कबीले का नेता कौन होगा, ये देखने की आंतरिक राजनीति ने उन्हें कमजोर कर दिया, जिसने मेरे पक्ष में काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि जब हमें एंडोहर से निपटना है तो जानवरों को काबू करने वाले हमारी सबसे कम चिंताएं हैं, गया ने गुर्राते हुए कहा। तुम कब वापस आ रहे हो? और अगर तुम जल्दी वापस नहीं आ रहे हो तो तुम अभी भी क्या करने की योजना बना रहे हो? गया ने जोर दिया। माइकल कुछ सेकंड के लिए रुक गया, अपने रहस्यों के भार से जूझ रहा था। वह जानता था कि वह ईव के साथ क्या हुआ यह नहीं बता सकता, लेकिन यह भी जानता था कि गया निश्चित रूप से उत्तरों की खोज करेगा और यदि वह टालता रहा तो उसे संदेह हो सकता है कि कुछ भयानक हुआ है। अपनी योजनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताने का निर्णय लेते हुए उसने बम गिरा दिया। मैं कुछ ऐसा समाप्त करने जा रहा हूं जिसे मुझे बहुत पहले समाप्त कर देना चाहिए था। क्या है? गया की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई और उसकी आवाज़ जिज्ञासा से तीखी हो गई। एक गहरी सांस लेते हुए माइकल ने अपनी डरावनी योजना का खुलासा करते हुए उन पर छाई हुई चुप्पी को तोड़ा। मैं स्काईहॉल को हमेशा के लिए मिटाने जा रहा हूं।
जैसे ही गया ने उसे सुना, उसके अंदर अविश्वास और उत्साह की लहर दौड़ गई। स्काई हॉल उनके लिए लगातार कांटा बना हुआ था और उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के विचार से ही उसके अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई। बिल्कुल हाँ, मुझे आने दो और उन्हें टुकड़े टुकड़े करने में तुम्हारी मदद करो। हम कब शुरू करेंगे? गया ने तुरंत उत्सुकता से जवाब दिया, उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम देवताओं के दायरे में रहो और मुझे अपडेट रखो। अभी यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, माइकल ने दृढ़ता से उत्तर दिया, युद्ध में उसकी उपस्थिति की तुलना में उसकी भूमिका के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए। चलो मानव, मैं इस लड़ाई में शामिल होना चाहता हूँ, न कि यहाँ बैठकर देखता रहूँ। मुझे तुम्हारे साथ आने दो और कुछ लोगों की पिटाई करो। गया ने विरोध किया क्योंकि उसकी आवाज़ निराशा और उसके साथ लड़ने की जिद्दी इच्छा से भरी हुई थी। लेकिन माइकल अपने निर्णय में दृढ़ था। सुनो गया, मैं जानता हूं कि तुम लड़ना चाहते हो, लेकिन चीज़ों पर नज़र रखने के लिए तुम्हारा वहां रहना महत्वपूर्ण है। हम नहीं जानते कि एंडोहर या अन्य लोग आगे क्या कर सकते हैं। तुम्हारी आंखें वहां मोर्चे पर लड़ने से ज़्यादा मूल्यवान हैं, उसने समझाया, उसकी भूमिका की रणनीतिक आवश्यकता को व्यक्त करने की उम्मीद करते हुए। ये बकवास है, तुम जानते हो, है न? लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपनी गांड सुरक्षित रखो, या मैं वहां आऊँगा और तुम्हें खुद वापस खींच लूँगा। गया ने बड़बड़ाते हुए कहा, स्पष्ट रूप से नाखुश लेकिन उसकी रणनीति के तर्क को स्वीकार करते हुए। यह एक वादा है, मैं तुम्हें हर कदम पर सूचित करता रहूँगा। माइकल ने उसे आश्वासन दिया, उसकी भयंकर निष्ठा और सुरक्षात्मक स्वभाव की सराहना करते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अंत में जब उसने संचार बंद कर दिया तो माइकल ने अपना ध्यान पिघलते हुए पिंडों और कवच पर वापस कर दिया। एक गहरी सांस के साथ उसने चांदी का हथौड़ा पकड़ा, मेज पर नए कवच के लिए योजनाबद्ध निकाला और डार्क आर्मर संस्करण 2.0 को बनाने के लिए तैयार हो गया। अध्याय 1293 डार्क आर्मर 2.02। गाया द्वारा कॉल समाप्त करने के बाद माइकल ने खुद को सापेक्ष शांति की स्थिति में पाया, या कम से कम उसने क्षणिक शांति का आनंद लिया। जैसे ही धातु के कवच के टुकड़े और सिल्लियां पिघलीं, माइकल ने अपने नए कवच के लिए सांचा निकाला और अपनी काली तलवारें निकालीं। तलवारों का उपयोग करते हुए उसने योजनाबद्ध तरीके से अपने कवच के आकार में धातु के सांचे को सावधानीपूर्वक उकेरा। जैसे ही भट्टी में आग लगी और सिल्लियां पिघली हुई धारा में घुल गईं, माइकल ने अपने बाकी उपकरण तैयार किए। कुछ नया, कुछ घातक बनाने की संभावना पर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया, चलो इस कमीने को अजेय बनाते हैं। उसने सांचे के बगल में विस्तृत योजनाबद्ध रेखाएं लगाईं, प्रत्येक रेखा और वक्र विनाश का खाका था। सांचा अपने आप में इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति थी, जिसे धातु के सेट होने के बाद पूरी तरह से इंटरलॉक करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। माइकल को यहाँ सटीकता का महत्व पता था, क्योंकि 1 मिलीमीटर भी चूक उसके कवच में दरार पैदा कर सकती थी। अपने औजारों को पकड़कर उसने सावधानी से काम किया, अपनी काली तलवारों से सांचे के किनारों को समायोजित किया। काली लपटों से भरे ब्लेड ने धातु को चिकनी कटों से काटा, इसे किसी भी नियमित उपकरण की तुलना में अधिक कुशलता से आकार दिया। अरे, तुम सोचोगे कि इतने सालों के बाद मैं इस बकवास से थक गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ हूँ, एक और कवच बना रहा हूँ, जैसे कि मैं कमबख्त आयरन मैन हूँ। उसने खुद से हंसते हुए कहा, इस प्रक्रिया के मैनुअल भाग का उतना ही आनंद ले रहा हूँ जितना कि उन लड़ाइयों का जिनके लिए उसने उसे तैयार किया था। भट्टी ने तत्परता का संकेत दिया। इसकी सामग्री अब तरल धातु का एक उबलता हुआ पूल थी जो क्षमता से चमक रही थी। माइकल ने अपने मोटे, गर्मी प्रतिरोधी दस्ताने और चेहरे की ढाल पहन ली। ठीक है, चलो इसे बाहर निकालते हैं, उसने बड़े क्रूसिबल को सांचे के ऊपर रखते हुए बड़बड़ाया। हवा में गर्म धातु की तीखी गंध भर गई। जब उसने सावधानी से कंटेनर को झुकाया, पिघली हुई धातु को सांचे में डाला। इसने हर गुहा को एक संतोषजनक सिजर से भर दिया। लाल गर्म तरल ने अपना नया रूप पा लिया। जब उसने धातु को सांचे की पेचीदगियों में जमते देखा तो माइकल ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए पीछे की ओर झुक गया। चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जो ब्रह्मांड द्वारा मेरे सामने फेंकी गई किसी भी गड़बड़ चीज का सामना कर सके, उसने जोर से सोचा। उसकी आंखें कभी भी उस चमकदार, तरल आग से नहीं हटी जो धीरे धीरे उसकी रक्षा की अगली परत में बदल गई। और अगर मैं ये सही तरीके से करता हूं, तो यह नया सेट न केवल मेरी रक्षा करेगा, बल्कि यह किसी को भी डरा देगा जो करीब आने की हिम्मत करता है। बस ये सुनिश्चित करना है कि यह धातु सही से जम जाए, उसने लगभग एक ट्रांस में कहा, तरल से ठोस, कच्चे से परिष्कृत में परिवर्तन से मोहित। माइकल सिस्टम स्टोरेज में पहुंचा और धातु के एक टुकड़े पर अशुभ रूप से चमकने वाले आई ऑफ सीक्रेसी रून को बाहर निकाला। उसने इसे ऊपर उठाया, उस भयानक रोशनी की जांच की जो अपने आप में एक जीवन के साथ स्पंदित लग रही थी। अब असली जादू शुरू होता है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये सोचते हुए कि रून को अपने नए कवच में कैसे सबसे अच्छे तरीके से एकीकृत किया जाए। NO12 BigJan.com
ये छोटी सी सुंदरता मुझे हर किसी के रडा से दूर रखेगी जब तक मैं देवताओं को उनके सिंहासन से उतारता रहूंगा, उसने रून को अपने हाथों में घुमाते हुए हंसते हुए कहा। सांचे में तरल धातु ठंडी और परिष्कृत होने लगी थी, जो जल्द ही उसके नए युद्ध कवच का आकार ले रही थी। ठीक है, तुम सिर्फ धातु के एक टुकड़े से ज्यादा होने जा रहे हो। चलो तुम्हें एक असली दुष्स्वप्न बनाते हैं, उसने कहा, रून को आंशिक रूप से ठोस छाती प्लेट पर सावधानी से रखते हुए, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह कवच के मूल में पूरी तरह से मिल जाए। जैसे ही रून अपने नए घर में बस गया, माइकल ने शैडोफोर्ज सिल्लियों के गुणों के बारे में सोचना शुरू कर दिया जिसका वह उपयोग कर रहा था। ये सिल्लियां कवच को हल्का और मजबूत बना देंगी। जरूर, डाकयस्क नरक की तरह कठोर है, लेकिन धिक्कार है, वह पुराना कवच भारी था। मुझे जितना मैं स्वीकार करना चाहता हूं उससे कहीं ज्यादा धीमा कर दिया। इस नए सेट को तेज, फुर्तीला और हल्का होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कवच के सामरिक एकीकरण, विशेष रूप से एपीडी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से बात करते हुए पास की एक स्क्रीन पर एक योजना खींची। पिछली बार डिस्पेंसर एक जीवन रक्षक था, लेकिन यह अधिक स्मार्ट, अधिक सहज हो सकता था। उन्होंने एक त्वरित संशोधन का खाका तैयार किया जो डिस्पेंसर को न केवल उनके आदेशों पर बल्कि पर्यावरणीय ट्रिगर्स पर भी प्रतिक्रिया करने की अनुमति देगा। अगर मैं मार खा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि यह मुझे बिना सोचे समझे स्वास्थ्य लाभ दे, उन्होंने जोर से सोचा। और हथेलियों के लिए पुराना जहर स्प्रे चिकना था, लेकिन चलो खेल को आगे बढ़ाते हैं। शायद एक फ्लेम थ्रोअर या चेहरे को पिघलाने के लिए एक संक्षारक धुंध जोड़ें। माइकल ने अपने स्वयं के अंधेरे हास्य पर मुस्कुराते हुए अपने गियर में घातक कार्यक्षमताओं को जोड़ने की प्रक्रिया का आनंद लिया। चलो देखते हैं। फ्लेम थ्रोअर के लिए मुझे एक छोटा ईंधन कक्ष चाहिए, शायद यहाँ अग्रभाग में। स्प्रे में जहर और आग के बीच त्वरित बदलाव के लिए दोहरी नोजल डिजाइन का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने विचार मंथन जारी रखा, संभावित उन्नयन और तंत्रों को सामने रखा। प्रत्येक विचार पिछले से अधिक महत्वाकांक्षी था। एकीकरण एक कुतिया होने जा रहा है, लेकिन लानत है, यह इसके लायक होगा। कुछ भी नहीं, पीछे हटो, को आपके चेहरे पर आग और जहर की तरह दर्शाता है। माइकल ने केप के कपड़े और कवच किट पर नजर डाली जो एक और मेज पर अलग अलग रखी हुई थी। धातु के पंख, जो कभी उनके पहनावे की एक गौरवशाली विशेषता थे, अब मुने हुए और फटे हुए थे। राफेल द्वारा उनके अंतिम मुठभेड़ के दौरान निर्दयी धातु हेरफेर के शिकार थे। उनके बगल में उनके हुड और खोपड़ी का मुखौटा उनके सामान्य डराने वाले सेटअप के बिना कम दुर्जय लग रहा था। लानत है, राफेल ने वास्तव में इन पर एक नंबर बनाया, माइकल ने टूटे हुए पंखों का एक टुकड़ा उठाते हुए कहा। इस बार मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसे कोई भी बेवकूफ़ आसानी से मोड़ और तोड़ न सके। उनके दिमाग में कई विकल्प घूम रहे थे, एक के बाद एक को बहुत पारंपरिक या एक ही हेरफेर के लिए कमजोर बताकर खारिज कर दिया। उसने अपनी ठोड़ी को रगड़ा, उन सामग्रियों के बारे में सोचते हुए जो सामान्य जोड़ तोड़ करने वाली शक्तियों के प्रति संवेदनशील हुए बिना लचीलापन और लचीलापन प्रदान कर सकती हैं। शायद इस बार कोई धातु नहीं। कार्बनिक पदार्थों के बारे में क्या? जैसे अगर मैं प्राचीन जानवरों के तराजू या कुछ और इस्तेमाल करूं तो क्या होगा? वे चीजें बहुत कठोर होती हैं। वह इस विचार से प्रभावित होकर इधर उधर घूमने लगा। प्राचीन जानवरों का कवच टिकट हो सकता है। इसे प्राप्त करना बहुत जोखिम भरा है, लेकिन इसके लायक है अगर इसका मतलब है कि राफेल की चालें तुरंत काम आ जाएं। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने डिजाइन की कल्पना की। तराजू एक लचीली, अभेद्य ढाल की तरह आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन अभी के लिए चलो कपड़े से ही काम चलाते हैं, उसने फैसला किया। महत्वाकांक्षी परियोजना को भविष्य की तारीख के लिए अलग रख दिया जब वह आवश्यक विदेशी सामग्रियों को सुरक्षित कर सकता था। खोपड़ी के मुखौटे पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए माइकल ने इसे उठाया। इसकी खोखली आंखें उसे घूर रही थीं। ठीक है, तुम भी अपग्रेड के लिए तैयार हो दोस्त। उसके पास पहले से ही एक एयर प्यूरिफायर और एक अंडरवाटर ब्रीदिंग किट थी जो मास्क में एकीकृत थी, लेकिन अब और अधिक उपयोगिता जोड़ने का समय आ गया था। चलो कुछ नई तरकीबें अपनाते हैं। गैस इजेक्टर के बारे में क्या ख्याल है? कुछ खास नहीं, बस इतना कि जो कोई बहुत करीब आ जाए उसे चौंका दे। माइकल ने इस विचार पर ठहाका लगाया, अपने दुश्मनों के हानिकारक धुएं के अप्रत्याशित विस्फोट से पीछे हटने के विचार का आनंद लेते हुए। फिर उसने आरेख और नोट्स निकाले जिसमें बताया गया कि मास्क के फिट या फंक्शन से समझौता किए बिना एक कॉम्पैक्ट गैस कनस्तर को कहां एकीकृत किया जा सकता है। हालांकि इसे चिकना रखना होगा। अगर यह एक बहुत बड़े स्नोकल जैसा दिखता है तो गैस मास्क रखने का कोई फायदा नहीं है। माइकल की कार्यशाला रचनात्मकता और शाप की ऊर्जा से गुलजार थी क्योंकि वह अपने उन्नत गियर के लिए योजनाएं बना रहा था। जादू और उच्च तकनीक वाले गैजेट के मिश्रण के साथ अपने बचाव को बढ़ाने की संभावना ने आने वाली लड़ाइयों के लिए उसके संकल्प को बढ़ाया। ये बहुत बढ़िया होने वाला है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसे पहले से ही अपने दुश्मनों के हैरान चेहरों का अंदाजा था। धातु सांचे के भीतर जमने लगी। चमकता हुआ लाल गर्म तरल पदार्थ एक फीके स्टील जैसे भूरे रंग में ठंडा हो गया।
माइकल ने सांचे में झांककर नए बने कवच का निरीक्षण किया। एक दिन के काम के लिए यह बहुत खराब नहीं है, लेकिन इसे युद्ध के लिए तैयार होने से पहले और अधिक की आवश्यकता है। एक फाइल उठाकर उसने किनारों और जोड़ों को चिकना करना शुरू कर दिया। ये सुनिश्चित करना होगा कि हर टुकड़ा एक लानत दस्ताने की तरह फिट हो। लड़ाई के बीच में कोई भी चीज़ फंसने नहीं दी जा सकती। काम करते समय चिंगारी उड़ती रही, प्रत्येक स्ट्रोक कवच के क्रूर सौंदर्य को निखारता रहा। जैसे जैसे वह काम करता गया, उसका दिमाग अतिरिक्त संवर्धन के बारे में सोचने लगा। इस कवच को मजबूत से ज्यादा होना चाहिए, इसे किसी भी ऐसे व्यक्ति को डराने की जरूरत है जो इसके करीब आने की हिम्मत करे। उसने काले कवच में जोड़े जा सकने वाले लाल स्तरों के बारे में सोचा। हाँ, कुछ चिकनी लाल रेखाएं इसे एक अच्छी खतरनाक चमक दे सकती हैं। जैसे कि यह किसी कार्रवाई के लिए प्यासा हो। माइकल ने फिर अपने पिछले कवच से डर विष फैलाव प्रणाली को याद किया। वह विष अच्छा था, लेकिन अब उसे और बेहतर बनाने का समय आ गया है। ज्यादा रेंज, ज्यादा शक्ति। चलो उन्हें पास आने से पहले ही अपनी पैंट में पेशाब करवा दें। उन्होंने एक ज्यादा कुशल वितरण प्रणाली के लिए नोट्स बनाए, कवच के डिजाइन में सहज रूप से एकीकृत छोटे, लगभग अदृश्य नोजल की कल्पना की। ये सिर्फ कवच नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध है। उन्होंने कवच के बगल में विष प्रणाली के लिए योजनाएं रखी, एकीकरण बिंदुओं की योजना बनाई। ये सुनिश्चित करना होगा कि यह सामान तब तक पता न चले जब तक कि मेरे सामने आने वाले बेचारे लोगों के लिए बहुत देर न हो जाए। माइकल पीछे हट गया, सांचे के अंदर कवच के कच्चे रूप की प्रशंसा करते हुए। इन उन्नयनों के साथ ये कवच सिर्फ मेरी रक्षा नहीं करेगा, बल्कि यह अपने आप में एक हथियार होगा। वह मुस्कुराया। उसे पहले से ही अपने दुश्मनों के आतंक का अनुमान था, क्योंकि उसने खुद को अपने नए खतरनाक सूट डार्क आर्मर 2.0 में लिपटा हुआ देखा था। अध्याय 1294 नया उन्नत डार्क आर्मर। 3 दिन बाद माइकल अपने नए बने कवच के सामने खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति संतुष्टि और कच्ची प्रत्याशा का मिश्रण थी। अब यह है कि आप कैसे प्रवेश करते हैं, उसने कवच के प्रभावशाली सिलहूट को देखते हुए खुद से कहा। शैडोफोर्ज सिल्लियों और उसके पुराने डाकयस्क कवच के टूटे हुए अवशेषों से तैयार किया गया, ये सूट डार्क दुर्जेय धातु की एक उत्कृष्ट कृति थी जो अपने चारों ओर के प्रकाश को निगलती हुई प्रतीत होती थी। हर प्लेट और जोड़ को गतिशीलता का त्याग किए बिना सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। डाकयस्क अवशेषों ने कठोरता की एक अतिरिक्त परत जोड़ दी। कवच की छाती में गुप्तता का स्पंदित रून था, जो एक खतरनाक खोपड़ी के केंद्र बिंदु के नीचे धातु में सीधे एम्बेडेड था। रून मंद रूप से चमक रहा था, इसका जादू अस्पष्टता की आभा पैदा कर रहा था, जिसने माइकल को जादुई मंत्रों और सरणियों से बचा लिया। खोपड़ी की आंखें लाल रंग की चमक रही थीं, जो गहरे रंग की धातु के विपरीत थी, जो कवच में एक भयानक गुणवत्ता जोड़ती थी। प्रत्येक प्लेट के किनारों पर लाल रेखाओं ने जटिल पैटर्न बनाए, जो एक भय विष से भरे हुए थे जो पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। रेखाएं केवल सजावटी नहीं थीं, वे विष के लिए नलिका के रूप में काम करती थीं, जो उसके चारों ओर एक महीन धुंध में उसे छोड़ती थीं, जो वास्तविक टकराव से पहले उसके दुश्मनों के संकल्प को कमजोर कर देती थीं। उसके खोपड़ी के मुखौटे को फिर से लगाया गया था और उसे बढ़ाया गया था, अब कवच के बाकी हिस्सों से मेल खाने के लिए एक अधिक कोणीय और आक्रामक डिजाइन की विशेषता थी। मुखौटे की आंखें एक भयंकर लाल रंग की चमकती थीं, जो कवच के सौंदर्य के साथ संरेखित होती थीं, एक सरदार की भयानक छवि को पूरा करती थी जो छाया और भूत दोनों थी। NOWELL-BE-IN.C-OM। और यह केप, माइकल ने जारी रखा, उसका स्वर प्रशंसापूर्ण था क्योंकि वह अपने कंधों से लटके हुए फिर से डिजाइन किए गए केप का उल्लेख कर रहा था। केप पंखों की तरह दिखता था, जिसे शैडोफोर्ज सिल्लियों की चतुराई से परत बनाकर बनाया गया था, जिससे ये तरल, लगभग जैविक रूप दे रहा था। जब फैलाया गया तो वे किसी दुष्ट प्राणी के पंखों की तरह दिखाई दिए, जो उसके आदेश पर खुलने के लिए तैयार थे। ये कवच केवल दिखाने के लिए नहीं है, यह एक युद्ध मशीन है, उसने घोषणा की, छाती की प्लेट की चिकनी ठंडी सतह पर दस्ताने पहने हाथ चलाते हुए। पुरानी और नई धातुओं का एकीकरण न केवल उसकी पिछली और भविष्य की लड़ाइयों का प्रतिनिधित्व करता था, बल्कि कवच को अद्वितीय रूप से शक्तिशाली भी बनाता था। चलो देखते हैं कि अब मेरे साथ खिलवाड़ करने के लिए कौन इतना मूर्ख है, माइकल ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा। माइकल ने अपनी हथेली को कवच की छाती पर सीधा रखा, जहां जटिल रून और सेंसर अंधेरे सतह के नीचे अंतर्निहित थे। जैसे ही उसका हाथ संपर्क में आया, रून ने उसके अद्वितीय हस्ताक्षर को पहचानते हुए गहरे लाल रंग की स्पंदन किया। यांत्रिक फुफकार और संतोषजनक क्लिक की एक श्रृंखला के साथ कवच की प्लेटें बीच से निर्बाध रूप से अलग हो गईं, किसी बड़े जानवर के जबड़े की तरह खुल गईं जो अपने शिकार को निगलने के लिए तैयार हैं। अब समय आ गया है, माइकल ने खुले कवच में कदम रखते हुए बड़बड़ाया। उसने पहले अपने पैरों को अंदर सरकाया, अपनी त्वचा पर धातु के ठंडे चुंबन को महसूस किया क्योंकि आंतरिक अस्तर उसके रूप में समायोजित हो गए। आंतरिक भाग महीन जाली और पैडिंग का एक नेटवर्क था, जो सीधे भय विष प्रणालियों और औषधि डिस्पेंसर से जुड़े नलिकाओं से जुड़ा था।
जैसे ही उसने अपने हाथों को गॉन्टलेट में आगे बढ़ाया, जोड़ों के साथ सेंसर सक्रिय हो गए जो उसकी हरकतों को सटीकता से कैलिब्रेट कर रहे थे। छाती का टुकड़ा और पीछे की प्लेट उसके पीछे बंद हो गई, उसे लगभग खामोश आलिंगन में ढंक दिया। प्लेटों के जगह पर लॉक होने की खनक और खनक खाली फौज में गूंज रही थी। दस्ताने की तरह फिट बैठता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी बाहों को मोड़ते हुए और गति की सीमा का परीक्षण करने के लिए अपने कंधों को घुमाते हुए। कवच उसके साथ तरल रूप से चला, मानो वह उसके शरीर का एक स्वाभाविक विस्तार हो, बिना किसी धड़कन के। खोपड़ी का मुखौटा उसके पास एक स्टैंड पर उसका इंतजार कर रहा था। उसने इसे पकड़ लिया, धातु की परिचित ठंडक को महसूस करते हुए। जैसे ही उसने अपने सिर पर मुखौटा उतारा, लाल चमकती आंखें जीवंत हो उठीं, जो उसकी दृष्टि के साथ तालमेल बिठा रही थीं। दुनिया ने एक तेज, अधिक परिभाषित रूप ले लिया, एकीकृत दृष्टि संवर्धन द्वारा हर विवरण को बढ़ाया गया। उन्हें दिखाने का समय आ गया है कि नरक वास्तव में कैसा दिखता है, माइकल ने घोषणा की, उसकी आवाज़ मुखौटे से थोड़ी दबी हुई थी। जैसे ही केप उसके कंधों पर टिका, उसने प्रकाश को पकड़ लिया, जिससे भयावह छायाएं बनी जो फौज की दीवारों के साथ खेलती थीं। वह दर्पण की ओर चला गया, प्रत्येक कदम कवच के वजन और शक्ति के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। अपने प्रतिबिंब के सामने खड़े होकर वह दृश्य देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वापस घूरने वाला खतरनाक व्यक्ति सिर्फ एक आदमी नहीं था, ये प्रतिशोध के साथ पुनर्जन्म लेने वाला अंधकार का देवता था। खेल शुरू हो, उसने अपने प्रतिबिंब से फुसफुसाते हुए कहा, अपने नए कवच की उत्तेजना को महसूस करते हुए। माइकल ने इसे फौज में आजमाने का फैसला किया। उसने कलाबाजियों की एक श्रृंखला के साथ शुरुआत की, प्रत्येक चाल पिछली से अधिक आकर्षक और अधिक आत्मविश्वासी थी। सबसे पहले एक तेज गति से आगे की ओर दौड़ा, किसी भी दर्शक को धुंधला दिखाई दिया। उसके बाद एक ऊंची, घुमावदार छलांग लगाई जिसने उसे आसानी से एक कार्यक्षेत्र पर पहुंचा दिया। वह अपने पैरों की उंगलियों पर उतरा, घुटनों को मोड़कर प्रभाव को इतनी सटीकता से अवशोषित किया कि वह अलौकिक महसूस कर रहा था। हाँ, ये बहुत हल्का है, उसने कहा, प्रत्येक चाल के साथ महसूस किए गए प्रतिरोध की कमी से रोमांचित। कवच न केवल फिट था बल्कि इसे बढ़ाया गया था, जिससे वह तेज और अधिक चुस्त हो गया। वह एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान का विरोध नहीं कर सका क्योंकि वह एक झुके हुए में लुढ़क गया और फिर एक बैकफ्लिप में उछला, एक धातु सूट में एक आदमी की तुलना में एक घातक भूत की तरह महसूस कर रहा था। असली परीक्षा तब हुई जब वह दीवार की ओर भागा। एक पैर से धक्का देकर वह पलट गया पीछे की ओर, हवा के झोंके और कवच की पूरी तरह से प्रतिक्रियाशील चपलता को महसूस करते हुए। अरे, मैं इस चीज में व्यवहारिक रूप से उड़ रहा हूं। जैसे ही वह उतरा, केप जो अब तक नाटकीय रूप से उसके पीछे बह रहा था, उसने खुद को कवच की पीठ में खींच लिया। उसी तरल गति में तलवार के म्यान एक यांत्रिक चक्कर के साथ विस्तारित हुए, खुद को तैयार करते हुए। जैसे ही उसने अपनी जुड़वां काली तलवारें खींची, धातु के खिलाफ धातु की संतोषजनक फुफकार के साथ, तलवारें उसकी अपनी भुजाओं के विस्तार की तरह महसूस हुईं, पूरी तरह से संतुलित और घातक। शो को रोशन करने का समय है, माइकल ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ बड़बड़ाया। अपनी हथेली को बाहर की ओर मोड़ते हुए उसने अंतर्निहित फ्लेम थ्रोवर को सक्रिय किया। तीव्र ज्वाला की एक फुहार आगे बढ़ी, नियंत्रित और निर्देशित, कमरे में एक धातु के स्क्रैप लक्ष्य को झुलसाते हुए। आग आदेश पर बुझने से पहले हिंसक रूप से नाचती रही, जो कभी धातु का एक मजबूत टुकड़ा था। एक अद्भुत जादू की तरह काम करता है, उसने चिल्लाया, किसी और से ज्यादा खुद से। जली हुई धातु की गंध हवा में भर गई, जो फ्लेम थ्रोवर की शक्ति का प्रमाण थी। यही नहीं रुके, माइकल ने अन्य अपग्रेड का परीक्षण किया। अपनी कलाई पर एक त्वरित थपकी ने स्वचालित औषधि डिस्पेंसर को जीवंत कर दिया, जिससे एक हल्की फुफकार निकली, क्योंकि इसने एड्रेनालाइन बूस्ट की एक नकली खुराक दी, क्योंकि उसकी इंद्रियां क्षण भर के लिए बढ़ गईं, युद्ध के मैदान की भीड़ का अनुकरण करते हुए। अंत में उन्होंने गैस इजेक्टर का परीक्षण किया। अपनी कलाई के एक झटके के साथ मास्क के मुखपत्र ने धुएं का एक छोटा सा झोंका छोड़ा, एक हानिरहित परीक्षण यौगिक जो भय पैदा करने वाले विष की नकल करता था, जिसे छोड़ने के लिए इसे कैलिब्रेट किया गया था। प्रभावशीलता दिखाई दे रही थी क्योंकि धुआं जल्दी से एक क्षेत्र में भर गया, जो व्यापक रूप से और तेजी से फैलने की इसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। इस गियर के साथ मैं जय हूं, माइकल ने अपनी तलवारों को एक आत्मविश्वास से भरे झटके के साथ म्यान में रखते हुए दावा किया। कवच के प्रत्येक टुकड़े ने दोषरहित प्रदर्शन किया था, रक्षा और हमले की क्षमताओं को मिलाकर, जो उसे किसी भी युद्ध के मैदान में एक सच्चा आतंक बना देगा। माइकल ने अपने कवच में एकीकृत प्रणालियों को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने उस कार्यक्षमता की जांच की जो एक छिपे हुए डिब्बे में संग्रहित आग क्रिस्टल से ऊर्जा को अवशोषित करती है। ये प्रणाली एक गेम चेंजर थी, जो उसके पूरे सूट में ऊर्जा को फैलाती थी, जिससे वह मंत्र और आग ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम हो गया, और यहाँ तक कि परिवेशी जादुई ऊर्जा से रहित क्षेत्रों में भी उड़ सकता था। चलो इस जानवर को घुमाते हैं, माइकल ने खुद से कहा, दानव की कब्र के जंगली, अराजक वातावरण में कवच का परीक्षण करने के लिए उत्सुक। वह अपने फौज के अंधेरे, संकीर्ण गलियारों से गुजरा, उसके कवच की खनक पत्थर की दीवारों से अशुभ रूप से गूंज रही थी।
जैसे ही वह फौज से बाहर निकला, दानव की कब्र का परिचित कठोर लाल आकाश उसके ऊपर फैल गया, उजाड़ बंजर परिदृश्य पर एक खूनी रंग डाल रहा था। उसकी नज़र उस विशालकाय बैल पर पड़ी जो दृश्य पर हावी था। उसका विशाल रूप इतना बड़ा था कि वह आकाश को छूता हुआ लग रहा था। उसके चारों ओर कई विशालकाय चमगादड़ फड़फड़ा रहे थे, जो उस शांत विशालकाय जानवर की तुलना में बहुत छोटे लग रहे थे जो सुनसान जमीन पर खड़ा था। आखिर उस बैल को क्या हो गया है? माइकल ने अपना सिर हिलाया, उस प्राणी की विशालता पर आश्चर्य करते हुए। क्या तुम्हारे पीछे कोई प्राचीन कहानी है, बड़े आदमी? उसने सोचा कि शायद ये किंवदंती के प्राचीन जानवरों में से एक हो सकता है, लेकिन जल्दी से उसने ऐसी संभावित शक्तिशाली इकाई को भड़काने का फैसला नहीं किया। बड़े बैल को नाराज न करना बेहतर है, उसने एक मुस्कुराहट के साथ निष्कर्ष निकाला। इसके बजाय माइकल का ध्यान चमगादड़ों और दानव की कब्र के अन्य निवासियों की ओर गया। कुछ कमतर जानवरों का शिकार करने का समय आ गया है, उसने घोषणा की, एड्रेनालाइन को अपनी नसों में पंप करना शुरू करते हुए। आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ वह ज्वालामुखी पर्वत से छलांग लगाता है जहां उसका फौज स्थित था। कवच की प्रणाली उसके आंदोलन के साथ सहज रूप से समायोजित हो गई, जिससे उसका नीचे उतरना नियंत्रित रूप से आसान हो गया। वह नीचे जमीन पर भारी रूप से गिरा। प्रभाव ने कठोर सूखी मिट्टी पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें डाल दीं। ठीक है, चलो देखते हैं कि मैं यहाँ किस तरह की परेशानी खड़ी कर सकता हूँ। माइकल ने अपनी गर्दन हिलाई, अपने कंधों को घुमाते हुए उसने भयानक परिदृश्य का निरीक्षण किया। अध्याय 1295 राक्षसों की कब्र में नए कवच का परीक्षण। माइकल की नज़र ऊपर की ओर गई। उसने देखा कि कैसे राक्षसों की कब्र का सामान्य रक्त लाल आकाश बेचैन करने वाले अंधेरे के साथ घुल मिल गया, जिसने उसे नूह की मौत की याद दिला दी। नूह के चले जाने से ये पूरा ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो गया है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। यह भयानक मिश्रण ऊबड़ खाबड़ इलाके में बेचैन करने वाली छायाएं डाल रहा था। दूरी पर उसका ध्यान एक अराजक तमाशे पर गया। विशाल चमगादड़ों का एक समूह, शायद अंधेरे से उत्साहित होकर, क्रोधित प्राणियों के एक समूह पर आक्रामक रूप से झपट्टा मार रहा था। इन जानवरों के सिर शेरों के राजसी और पूंछें भयावह रेंगने वाले सांप की थीं। NOWELL-BE-IN.C ओम। अरे, नूह के मरने के बाद से सब कुछ पागल हो गया है। माइकल ने हिंसक बातचीत को बेहतर ढंग से देखने के लिए आंखें सिकुड़ते हुए देखा। दोनों तरफ के जीवों ने बहुत अधिक आक्रामकता दिखाई। उनकी हरकतें दानव की कब्र में होने वाली सामान्य शिकारी लड़ाइयों से कहीं अधिक उन्मत्त और हताश थीं। ऐसा लग रहा था कि नूह की मौत का असर सिर्फ रोशनी के गायब होने से कहीं ज्यादा था, जिसने इस क्षेत्र के जीवों में एक आदिम क्रूरता पैदा कर दी। लगता है कि संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, उसने लड़ाई को देखते हुए कहा। एक चट्टानी चट्टान पर खड़े होकर माइकल ने इस दृश्य को ध्यान से देखा। शेर के सिर वाले जीव चमगादड़ों से भिड़ गए, उनकी दहाड़ और फुफकार हवा में गूंज रही थी, जो क्रोध और भय से भरी हुई थी। प्रत्येक सांप की पूंछ घातक सटीकता के साथ चमगादड़ों को आकाश से मारने की कोशिश कर रही थी, जबकि चमगादड़ तेजी से गोता लगाकर जवाब दे रहे थे। उनके पंजे अपने दुश्मनों की कमजोर आंखों पर निशाना साध रहे थे। प्रकृति बिना रोशनी के अस्त व्यस्त हो रही है, उसने गुर्राहट के साथ कहा। लड़ाई में उतरने का विचार उसके मन में आया, लेकिन माइकल ने थोड़ी देर और देखने का फैसला किया। प्राकृतिक व्यवस्था को नाटकीय ढंग से उजागर होते देखकर वह चकित हो गया। शायद यह अराजकता चीजों का नया क्रम है, उसने सोचा, एक अस्थिर दुनिया की संभावना से रोमांचित महसूस करते हुए। चलो देखते हैं कि यह खरगोश का बिल कितना गहरा है, माइकल ने फैसला किया। उसकी उंगलियां अपनी तलवारें खींचने और लड़ाई में शामिल होने के लिए उत्सुक थीं, फिर भी उसने खुद को उस पल के लिए रोक लिया। इसके बजाय चल रही हाथापाई से और अधिक सीखने का विकल्प चुना। जैसे ही माइकल ने नीचे अराजकता को देखा, उसका मन खुद को अपनी उथल पुथल में वापस जाने से नहीं रोक सका। उसका गुस्सा उबल रहा था, क्योंकि वह एंडोहर के जाल और ईव की दुखद मौत के बारे में सोच रहा था। कमबख्त एंडोहर, उसने अपनी सांस के नीचे फुसफुसाया। तथ्य यह है कि एंडोहर ने डायना, उसकी मां को ले लिया था, केवल निराशा की गांठ को जोड़ा। हालांकि उसे डायना के लिए कभी कोई गहरा लगाव महसूस नहीं हुआ था, लेकिन नूह की मौत और रोवेना के लापता होने की खबर ने उसके गले में जिम्मेदारी का फंदा कस दिया। बेचारी सबरीना इस गड़बड़ दुनिया में बस एक बच्ची है, उसने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। अपने परिवार की दुर्दशा का बोझ उसे अंदर से कुतर रहा था, उसके संकल्प को कमजोर कर रहा था। सब कुछ होने के बावजूद उसे एहसास हुआ कि एंडोहर के साथ टकराव में जल्दबाजी करना मूर्खता होगी। वह अच्छी तरह से जानता था कि एंडोहर डायना को सीधे नहीं मारेगा, लेकिन अपने क्रूर खेल में उसे बंधक बनाकर रखेगा। अभी उस कमीने से भिड़ नहीं सकता। माइकल ने खुद को गहरी, स्थिर सांस लेने के लिए मजबूर करते हुए स्वीकार किया। वास्तविकता कड़वी थी, लेकिन बिना किसी योजना के जल्दबाजी करना एंडोहर के हितों की ही सेवा करेगा। उसने लड़ते हुए जीवों को देखा, उनकी जंगली क्रूरता उसके भीतर की उथल पुथल का आईना थी। और अगर वह कमीना उसे प्रताड़ित करता है, तो सिस्टम उन यादों को मिटा सकता है, उसने जोर से सोचा। यह विचार उसे एक ठंडी सांत्वना दे रहा था।
यह एक छोटा सा आश्वासन था, लेकिन इसने उसे उस असहायता के खिलाफ मजबूत किया जो उसके विचारों को अभिभूत करने की धमकी दे रही थी। मैं उसे किसी न किसी तरह वापस लाऊंगा, माइकल ने चुपचाप खुद से कसम खाई। वह जानता था कि आगे का रास्ता खतरों से भरा था, लेकिन उसका संकल्प उसके नए कवच की धातु की तरह सख्त हो गया। और जब मैं ऐसा करूंगा तो एंडोहर को हर उस पल की कीमत चुकानी पड़ेगी। जब उसने उसे पकड़ा था, अपने सामने जंगली दृश्य पर एक आखिरी नज़र डालते हुए माइकल ने अपनी आखिरी हिचकिचाहट को दूर कर दिया। उसका दिल नुकसान और गुस्से से भारी था, लेकिन उसका दिमाग साफ था। योजना बनाने का समय है, शोक मनाने का नहीं, उसने नज़रअंदाज करते हुए फैसला किया। फिर माइकल ने अपनी गर्दन को मोड़ा और अपने कवच को देखा। इसका चिकना डिज़ाइन सिर्फ एक खोल नहीं बल्कि अपने आप में एक हथियार था। अब समय आ गया है कि हम अपनी भाप बाहर निकालें, और इन बदसूरत लोगों को धूल चटाने से बेहतर क्या हो सकता है, उसने सोचा। उसके होठों के किनारों पर एक गंभीर मुस्कान थी। चलो देखते हैं कि यह बुरा लड़का वास्तव में क्या कर सकता है। अपने मुखौटे की धातु की सीमा को भरने वाली एक गहरी सांस के साथ माइकल थोड़ा झुका। उसने महसूस किया कि प्रतिक्रियाशील कवच उसके साथ साथ लचीला हो रहा है, दूसरी त्वचा की तरह सहज। बिना किसी और विचार के वह चट्टान से शान से उछला और नीचे जमीन पर एक गणना के साथ उतरा। प्रभाव ने उसके चारों ओर धूल का एक छोटा सा बादल उड़ा दिया। उसके खोपड़ी के मुखौटे की लाल आंखें धुंध के माध्यम से अशुभ रूप से चमक रही थीं। सीधा खड़ा होकर वह शेर के सिर वाले जानवरों और विशाल चमगादड़ों के अराजक संघर्ष की ओर बढ़ा। उसका दृष्टिकोण शांत था, लेकिन घातक इरादे से भरा हुआ था। ठीक है, चलो नाचते हैं तुम दुखी कमीनों, माइकल ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, अपनी तलवारों को एक तरल अभ्यास की गति से बाहर निकाला जो उसके कवच की लाल रेखाओं से निकलने वाले भय के विष की झिलमिलाहट को दर्शाता था। यौगिक हवा के साथ मिश्रित हो गया। इसका प्रभाव सूक्ष्म लेकिन प्रभावी था। जीवों के बीच भय का बीज बोना, क्योंकि उन्हें लगा कि एक नया शिकारी लड़ाई में प्रवेश कर रहा है। जैसे ही उसने दूरी कम की, विशाल चमगादड़ों में से एक ने उसके दृष्टिकोण को पहचान लिया। अपने हवाई हमले से हटकर खतरनाक तरीके से उसकी ओर झपट्टा मारा। माइकल ने सहज प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके कवच की चपलता से उसकी हरकतें बढ़ गईं। उसने आसानी से गोता लगाने से बच गया। उसका बायां हाथ हथेली पर लगे फ्लेमथ्रोवर से आग की लपटें छोड़ने के लिए ऊपर उठा। आग ने चमगादड़ को बीच में ही पकड़ लिया, जिससे वह आश्चर्य और दर्द की चीख के साथ पीछे हट गया। तुम इतने भी मजबूत नहीं हो, है ना? माइकल ने लगभग खुशी से ताना मारा जैसे ही वह लड़ाई में आगे बढ़ा। उसकी उपस्थिति अब पूरी तरह से दर्ज हो गई। शेर के सिर वाले कई जीव उसकी ओर मुड़े, उनकी सांप की पूंछें फुफकार रही थीं और जहरीले इरादे से हमला कर रही थीं। माइकल ने उनके हमले का सामना किया। उसकी तलवारें जानवरों की सख्त परतदार खाल से टकरा रही थीं, हर वार के साथ चिंगारी उड़ रही थी। जैसे जैसे माइकल लड़ाई में आगे बढ़ा, उसके कवच का हल्का डिजाइन अपनी उपयोगिता साबित कर रहा था, जिससे उसकी चपलता और गति बढ़ रही थी। हर मोड़ और छलांग लगभग सहज महसूस हो रही थी, जिससे वह अपने राक्षसी विरोधियों के घातक झटकों और हमलों के इर्द गिर्द एक तरल अनुग्रह के साथ नाच रहा था जो हर चाल के पीछे के घातक इरादे को झुठला रहा था। चलो देखते हैं तुम्हारे पास क्या है, माइकल ने दहाड़ते हुए कहा, क्योंकि वह निकटतम शेर के सिर वाले जीव से भिड़ गया था। जानवर की सांप की पूंछ आगे की ओर झुकी और उसके आगे बढ़ने को रोकने के लिए जहरीले जहर की धार छिड़की। माइकल ने तेजी से एक तरफ कदम बढ़ाया, जहर की फुफकार को महसूस किया, क्योंकि जहर उसके बगल में चट्टानी जमीन पर गिर रहा था। शैडो फोर्स्ड सिल्लियों की लचीलापन से भरा उसका कवच जहरीले हमले को बिना किसी बाधा के पीछे धकेलता रहा। इसकी सतह पर कोई दाग नहीं लगा। अफरा तफरी से उत्साहित एक विशालकाय चमगादड़ ऊपर से नीचे की ओर झपटा। उसका नुकीला मुंह माइकल के सिर पर सीधा निशाना साध रहा था। एक तेज रोल के साथ उसने हमले को चकमा दिया, और जैसे ही चमगादड़ गुजरा, उसने अपनी तलवार को एक तंग चाप में घुमाया। ब्लेड एक भयानक क्रंच के साथ लगी, जो चमगादड़ के पंख को चीरती हुई निकल गई। प्राणी दर्द से चीख उठा और जमीन पर गिर गया, जहां वह छटपटा रहा था। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही एक चमगादड़ गिरा, दो और उसकी जगह ले ली। एक समन्वित हमले में माइकल की ओर गोता लगाया। एक गुर्राहट के साथ माइकल ने अपने पैर जमाए, दो तलवारें तैयार कीं। जैसे ही पहला चमगादड़ उसके पास पहुंचा, उसने अपनी गति का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया, एक तरफ मुड़ गया और ऊपर की ओर कट गया। चमगादड़ को घातक ब्लेड को पकड़ने का समय ही नहीं मिला, इससे पहले कि वह घातक रूप से घायल हो जाता। बंजर जमीन और माइकल के कवच पर काला खून बिखर जाता। शेर के सिर वाले जीव अपने हवाई सहयोगियों के गिरने से विचलित नहीं हुए। उन्होंने हमला किया, उनकी दहाड़ हवा में भर गई, और अधिक आक्रामक और हताश। माइकल ने उनके हमले का सामना किया। उसकी तलवारें मंद रोशनी में चमक रही थीं। उसने जोरदार और तेज वार किया। उसकी तलवारों का प्रभाव उनकी खाल पर पड़ा, जो हड्डियों के टूटने और छेदे हुए मांस की गीली फुहार से गूंज रहा था। एक विशेष रूप से भयंकर शेर के सिर वाला जानवर दूरी को कम करने में कामयाब रहा। उसकी सांप की पूंछ बेतहाशा फड़फड़ा रही थी। माइकल ने एक हाथ से पूंछ को पकड़ लिया। तराजू जहर से फिसलन भरी थी।
उसने जीव को करीब खींचा, अपनी दूसरी तलवार को एक क्रूर चाप में नीचे लाया, जिससे उसका सिर साफ साफ कट गया। शरीर जमीन पर गिर गया, उसकी दुम अभी भी उसकी मुट्ठी में हिल रही थी। लगातार हमला बेरहम था, लेकिन माइकल के कवच ने नुकीले दांत और जहर को एक तरफ कर दिया। यहां तक कि जब चमगादड़ के दांत उसके कंधे पर दब गए तो धातु दबाव में मजबूत रही। अभेद्य कवच के खिलाफ प्राणी के दांतों की आवाज लगभग संतोषजनक थी। माइकल ने अपने लाभ के लिए निकटता का उपयोग किया, अपने घुटने को प्राणी के निचले हिस्से में मारा, महसूस किया कि बल के कारण पसलियां हिल रही थीं। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? माइकल ने अपने छज्जे से खून के धब्बे पोंछते हुए ताना मारा। वह घूम गया, तलवारें फैला दी, जिससे स्टील का एक घातक बवंडर बना, जिसे कोई भी प्राणी बिना परिणाम के भेदने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जितना अधिक उसने चमगादड़ों को मारा, सिस्टम से उसे उतने ही अधिक खतरनाक अंक मिले। लेकिन माइकल ने सिस्टम नोटिफिकेशन को अनदेखा कर दिया और इस लड़ाई का पूरी तरह से अपने दबे हुए गुस्से को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया। अध्याय 1296 कवच परीक्षण पूरा हुआ। आखिरकार जीवों की संख्या कम होने के कारण उन्मादी लड़ाई धीमी हो गई, जिससे माइकल खड़ा रह गया और नरसंहार के बीच भारी सांसें लेने लगा। वह शवों के ढेर के ऊपर चढ़ गया, जो गिरे हुए लोगों का एक अस्थायी सिंहासन था, और अपनी सांस पकड़ने के लिए रुक गया। जैसे ही वह बैठा, सिस्टम के नोटिफिकेशन उसके सिर में लगातार बजने लगे, जो झड़प से अर्जित किए गए छोटे छोटे बदमाश पॉइंट और अनुभव पॉइंट की गिनती कर रहे थे। डिंग, कमजोर चमगादड़ को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम है 400 अनुभव पॉइंट और 40 बदमाश पॉइंट। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम है 50 बदमाश पॉइंट। गंभीरता से, ये सभी पॉइंट इन कमीनों के लायक हैं। माइकल ने उपहास किया, चमकती संख्याओं को घूरते हुए जो लगभग उसका मजाक उड़ा रही थीं। ऐसा लगता है कि सिस्टम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसने अपने दिमाग से नोटिफिकेशन को हटा दिया। अंक बहुत कम थे, शायद ही प्रयास के लायक थे, ये देखते हुए कि वह देवताओं के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण खतरों को लेने में सक्षम था। बेवकूफ सिस्टम, क्या तुम मजाकिया हो, है न? उसने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, उसकी झुंझलाहट स्पष्ट थी। माइकल ने अपनी गर्दन को मोड़ा, अपना वजन बदलते हुए वह शवों के पहाड़ को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो गया। इन छोटे मोटे लोगों के साथ खिलवाड़ करना बंद करने का समय आ गया है। बड़ी मछलियां तलने के लिए हैं, उसने खड़े होकर अपने कवच से मलबे और खून के टुकड़ों को झाड़ते हुए कहा। अगले कदम के लिए एक अलग तरह की तैयारी की आवश्यकता थी, जिसमें मांसपेशियों से अधिक दिमाग की आवश्यकता थी। माइकल का मन स्टॉम्बिले पर्वत पर दृढ़ था, जहां उसे नित्रोएल से मिलना था। उन्हें स्काई हॉल पर हमले के लिए अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने की आवश्यकता थी, एक ऐसा मिशन जो वास्तव में उसके नए कवच की सीमाओं और युद्ध में एक नेता के रूप में उसकी क्षमताओं का परीक्षण करेगा। ठीक है नित्रोएल, देखते हैं कि हम साथ मिलकर किस तरह की मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, उसने खुद से कहा। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी, क्योंकि उसने स्काई हॉल के साथ अपने आगामी टकराव की कल्पना की थी। युद्ध के मैदान पर एक आखिरी नज़र डालने के बाद माइकल मुड़ा और स्टॉम्बिले माउंटेन की ओर अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही माइकल ने स्टॉम्बिले माउंटेन पर अपनी नज़रें जमाईं, उसने अपने कवच में निर्मित आर्क एनर्जी क्रिस्टल अवशोषण प्रणाली को सक्रिय कर दिया। अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वह कवच के रूनों से जुड़ गया, जो उसके मस्तिष्क के साथ सहज रूप से जुड़ गए। यह एक सीधा लिंक था, जिसने भौतिक ट्रिगर की आवश्यकता के बिना विचार को कार्रवाई में बदल दिया। एक नर्म, यांत्रिक क्लिक के साथ कवच के छिपे हुए डिब्बे के भीतर स्थित आर्क एनर्जी क्रिस्टल सूखने लगा। उसके सूट की लाल लाइनिंग जीवंत हो उठी और अधिक तीव्रता से चमकने लगी, क्योंकि ऊर्जा नलिकाओं के माध्यम से बह रही थी, जिससे माइकल को शक्ति की एक स्पष्ट लहर के साथ स्फूर्ति मिल रही थी। आह, यह अच्छी बात है, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने सिस्टम में व्याप्त आर्क ऊर्जा के परिचित रोमांच को महसूस करते हुए, अपने अस्तित्व के हर तंत्रिका और तंतु को सुपरचार्ज करते हुए। दुनिया उसके चारों ओर धीमी हो गई, जैसे जैसे उसकी इंद्रियां बढ़ती गईं, विवरण तीखे होते गए। बिना किसी हिचकिचाहट के माइकल आसमान में उड़ गया, उसका कवच उसे आश्चर्यजनक गति से ऊपर की ओर ले जा रहा था। बादलों के बीच से ऊपर चढ़ते हुए जमीन तेजी से नीचे गिर गई, रंगों का धुंधलापन बन गया। उड़ान उत्साहजनक थी, जमीनी लड़ाई के खून और धैर्य के बिल्कुल विपरीत। जैसे जैसे वह ऊपर की ओर बढ़ा, उसने नीचे दानव की कब्र के अराजक परिदृश्य पर नजर डाली, जो अब उसके ऊंचे दृष्टिकोण से शांत था। यह महसूस करते हुए कि उसे बैठक से पहले और तैयारी करने की जरूरत है, माइकल ज्वालामुखी पर्वत की ओर मुड़ा, जिसमें उसका फौज था। उतरना तेज था, एक नियंत्रित गिरावट जिसने उसे वायुगतिकीय सटीकता के साथ हवा में चीरते हुए देखा। वह अपने फौज के प्रवेश द्वार पर आसानी से उतरा, प्रभाव ने उसके चारों ओर राख का एक बादल बना दिया। वापस काम पर लौटो, उसने बुदबुदाते हुए कहा, जैसे ही वह मंद रोशनी वाले फौज के अंदर गया। धातु और आग की जानी पहचानी गंध ने उसका स्वागत किया। जब उसने अपने सिस्टम की एक त्वरित जांच की, ये सुनिश्चित किया कि सब कुछ क्रम में है, फिर डार्क कैसल में अपनी वापसी के लिए आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू किया।
योजना बनाने का समय है, न कि केवल मुक्का मारने का, उसने खुद को याद दिलाया। माइकल ने अपने कवच की आंतरिक कमांड प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना सिर थोड़ा झुकाया। एकमात्र विचार के साथ उसने हेलमेट और हुड को वापस खींचने की इच्छा की, घटकों को सूट की संरचना में वापस मोड़ दिया जब तक कि उसका चेहरा पूरी तरह से फौज की ठंडी हवा के संपर्क में नहीं आ गया। उसने एक गहरी सांस ली, कच्चे अनफिल्टर्ड वातावरण को अपने हेलमेट की फिल्टर की गई हवा की जगह लेते हुए महसूस किया। इसके बाद उसने अपनी छाती की प्लेट पर केंद्रित छोटे खोपड़ी के प्रतीक को थपथपाया। कवच के परिष्कृत यांत्रिकी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, जिससे पीछे हटने का क्रम शुरू हो गया। प्लेटें, जोड़ और दुर्जय कवच का हर टुकड़ा सटीकता के साथ अंदर की ओर मुड़ने और ढहने लगा, एक पदक के कॉम्पैक्ट रूप में सिकुड़ गया जो उसके गले में धीरे से टकराता था। अब एक चेन से लटकी हुई एक छोटी खोपड़ी की लटकन थी। तेजी से परिवर्तन से संतुष्ट होकर माइकल ने अपना ध्यान पोर्टल डिवाइस पर लगाया जिसे एलिडर ने फौज के भीतर बनाया था। पोर्टल ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर स्थिर हो गया था और उपयोग के लिए तैयार था, एक कम स्पंदनशील ऊर्जा के साथ गुनगुना रहा था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के माइकल तेजी से भंवर की ओर बढ़ा। पोर्टल के चारों ओर की हवा रहस्यमय ऊर्जा से चटक रही थी, बिजली की छोटी छोटी चिंगारियां उसकी त्वचा की सतह पर नाच रही थीं जैसे ही वह पास आया। उसने डिवाइस की सरलता को स्वीकार करते हुए एक त्वरित सिर हिलाया और अपने फौज के परिचित दायरे के चारों ओर एक अंतिम नज़र डालते हुए वह घूमती हुई ऊर्जा में कदम रख दिया। भंवर के माध्यम से संक्रमण सुचारू था, जो एलिडर की विशेषज्ञता का प्रमाण था। कुछ ही क्षणों में फौज और उसके उग्र माहौल को डार्क कैसल के गहरे, अधिक उदास स्वरों से बदल दिया गया। पत्थर और छाया की परिचित गंध ने उसका स्वागत किया, जो फौज की सल्फ्यूरस तीक्ष्णता के विपरीत थी। जब वह पोर्टल से बाहर निकला तो एलिडर वहां इंतजार कर रहा था, उसकी अभिव्यक्ति शांत दक्षता वाली थी। आप उम्मीद से पहले वापस आ गए, एलिडर ने टिप्पणी की, उसकी आवाज में चिंता के साथ जिज्ञासा का एक नोट था। माइकल ने अपनी गर्दन के चारों ओर खोपड़ी के पेंडेंट को समायोजित किया, उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की मुस्कुराहट खेल रही थी। हमें अपनी मौज मस्ती को छोटा करना पड़ा, काम करना है और हमें एक किले पर हमला करना है, उन्होंने जवाब दिया। उनका स्वर हल्का था लेकिन आगे के कार्यों के भार से रेखांकित था। जब माइकल ने मीटिंग हॉल में प्रवेश किया तो माहौल में उल्लेखनीय बदलाव आया। उनकी परिषद के एकत्रित सदस्य उनकी उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए रुक गए। लेनोरा, ट्रिस्टा और अजाजेल पहले से ही अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, जो कमरे पर हावी एक बड़ी गोल मेज के चारों ओर अर्धवृत्त में व्यवस्थित थे। शाम हो गई, दोस्तों, माइकल ने सिर हिलाकर अभिवादन किया और अपनी सीट पर जा रहा था। उसकी चाल में आगामी चर्चा का वजन स्पष्ट था। अन्य लोगों ने भी उसके अभिवादन का जवाब विभिन्न प्रकार के सिर हिलाकर और बड़बड़ा कर दिया। हवा में तनाव और प्रत्याशा का मिश्रण था। अपनी सीट लेते हुए माइकल के पीछे एलिडर ने भी चुपचाप उसके बगल में अपनी जगह ले ली। एक पल भी बर्बाद किए बिना माइकल आगे की ओर झुका, उसके हाथ टेबल पर उसके सामने बंधे हुए थे, उसकी निगाहें उसके भरोसेमंद सलाहकार पर घूम रही थीं। हम योजना के अनुसार हमला कर रहे हैं, उसने अपनी आवाज को दृढ़ और आज्ञाकारी बनाते हुए कहा। ट्रिस्टा, अजाजेल, तुम मेरे साथ हो। हम डार्क आर्मी की एक इकाई लेंगे। स्काई हॉल को खत्म करने का समय आ गया है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और रूनों से संबंधित सभी मामलों को संभालूंगा। उनके बचाव पक्ष को पता नहीं चलेगा कि उन्हें क्या मारा गया। एलिडर ने सहजता से हस्तक्षेप किया। उसका स्वर शांत था लेकिन एक तीखे आत्मविश्वास से रेखांकित था जिसने कमरे के संकल्प को मजबूत किया। NOWELL-BE-IN.C माइकल ने एलिडर की तत्परता पर स्वीकृति में सिर हिलाया, जो ठोस योजनाओं में आश्वस्त महसूस कर रहा था। फिर उसकी नज़र अजाजेल पर गई, जिसने दृढ़ निश्चय के साथ उसकी नज़र का सामना किया। हम 2 दिनों में स्टॉर्मविले माउंटेन में महारानी निथ्रोइल से मिलने के लिए तैयार रहेंगे, अजाजेल ने पुष्टि की। उसकी आवाज़ ऊंची छत वाले हॉल में थोड़ी गूंज रही थी। जब वे रणनीति बना रहे थे तो कमरा अचानक एक अप्रत्याशित कंपन के साथ हिल गया। अशांति की गड़गड़ाहट डार्क कैसल की पत्थर की दीवारों के माध्यम से गूंज रही थी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, हॉल के दरवाजे खुल गए और रिकी अंदर भागा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखें तत्परता से चौड़ी हो गईं। वे हम पर हमला कर रहे हैं, उसने चिल्लाया। परिषद में भागते समय उसकी सांस फूल रही थी। कमरा, ये स्काई हॉल है, वे हम पर हर दिशा से हमला कर रहे हैं। ट्रिस्टा और लेनोरा जल्दी से उठ खड़े हुए, उनकी कुर्सियां पत्थर के फर्श पर जोर से रगड़ रही थीं। कौन हिम्मत करता है? ट्रिस्टा ने शुरू किया, उसकी आवाज़ उग्र और मांग वाली थी, जो कार्रवाई में कूदने के लिए तैयार थी। ये स्काई हॉल है, रिकी ने आखिरकार कहा। अभी भी उसकी सांसें संभल रही थीं। माइकल की भौहें गहरी हो गईं, लेकिन जैसे ही उसने जानकारी को संसाधित किया, एक धीमी, जानकार हंसी उसके मुंह से निकल गई। वह सहजता से खड़ा हो गया, उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्य से व्यंग्यात्मक मनोरंजन में बदल गई। परिषद के सदस्यों ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया, उसके व्यवहार में बदलाव को महसूस करते हुए।
स्काई हॉल बस यूं ही बैठा नहीं रह सकता और हम पर हमला करने का इंतजार नहीं कर सकता, माइकल ने लगभग जोर से सोचते हुए कहा। उसकी आवाज में दुश्मन की रणनीति के लिए प्रशंसा की झलक थी, जो दृढ़ निश्चय के साथ मिश्रित थी। नित्रोइल और मैंने जो कुछ भी किया, उसके बाद उन्होंने लड़ाई को हमारे दरवाजे तक लाने का फैसला किया है। खैर, ऐसा लगता है कि कोई मौत का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, आत्मविश्वास और एक अंधेरे वादे से भरे हुए। कंपन बंद हो गया था, लेकिन हवा तनाव से भरी हुई थी। परिषद का हर सदस्य अब पूरी तरह से सतर्क और उस टकराव के लिए तैयार था जो उन्हें उम्मीद से पहले मिल गया था। माइकल का पहले का मनोरंजन एक भयंकर मुस्कान में बदल गया, उसकी आंखें युद्ध की प्रत्याशा से चमक उठीं। चलो उन्हें दिखाते हैं कि जब वे डार्क लॉर्ड पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो क्या होता है, माइकल ने धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठने से पहले घोषणा की। अध्याय 1297 अज़ाज़ेल का परिवर्तन। माइकल शांति से काउंसिल हॉल से बाहर चला गया। उसका व्यवहार शांत था क्योंकि वह डार्क कैसल की अंधेरी भव्य संरचना से बाहर निकल रहा था, जो शांत आकाश के सामने केवल आधा अधूरा खड़ा था। जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी निगाहें तुरंत ऊपर की ओर खींच गईं। अंधेरे आसमान में विशालकाय युद्धपोतों से अटे पड़े थे, दोनों आसमान में और नीचे उग्र समुद्र में, जिनमें से प्रत्येक पर स्काई हॉल का प्रतीक अंकित था। काफी स्वागत करने वाली समिति थी, माइकल ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। उसके स्वर में अंधेरे मनोरंजन का एक संकेत था। जब उसने उनके खिलाफ इकट्ठी हुई भारी ताकत का सर्वेक्षण किया तो उसने स्काई हॉल की रणनीति को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने हमला करने का फैसला किया था जबकि उसकी सेनाएं दक्षिणी महाद्वीप में तैनात थीं, एक रणनीतिक स्थान जो वायुमंडल में आग ऊर्जा की अनुपस्थिति के लिए जाना जाता है। ये चुनाव कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी, जिसमें शर्त लगाई गई थी कि उसके सैनिकों द्वारा ले जाए जाने वाले आग ऊर्जा क्रिस्टल अंततः समाप्त हो जाएंगे, जिससे वे असुरक्षित और बहुत कमजोर हो जाएंगे। माइकल के रणनीतिक दिमाग ने जल्दी से यह अनुमान लगा लिया कि स्काई हॉल युद्ध को लंबा खींचने का इरादा रखता है। एक बार जब उसकी सेना अपने प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से वंचित हो जाएगी तो उनके संख्यात्मक लाभ का फायदा उठाएगा। वे हमें आग ऊर्जा से लथपथ करने की योजना बना रहे हैं, फिर हमें अभिभूत कर देंगे, उसने स्वीकार किया, क्योंकि उसकी आवाज धीमी थी लेकिन एक ठंडे संकल्प से भरी हुई थी। जब वह युद्धपोतों को उनके हमले के लिए तैयार होते हुए देख रहा था तो उसके मुंह से एक व्यंग्यात्मक हंसी निकल गई। उसके हाथ ने सहज रूप से उसके कवच वाले छोटे खोपड़ी के पेंडेंट को छुआ, जो उसकी शक्ति की याद दिलाता था। उनके पास एक अच्छी योजना है, माइकल ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह जहाजों की दुर्जय सरणी को स्कैन कर रहा था। लेकिन वे एक महत्वपूर्ण बात भूल गए, वे भूल गए कि मैं यहाँ हूँ। जब माइकल ने खुद को स्थिर किया तो ऊपर की हवा में हलचल मच गई। मधुमक्खियों के छत्ते से झुंड बनाकर निकलने की तरह धातु के पंखों और आकाशीय ऊर्जा से चमकते हथियारों वाले स्वर्गदूत युद्धपोतों से छलांग लगाते हुए एक लुभावने हवाई हमले में जमीन की ओर उतरते हैं। उनके पंखों ने प्रकाश को पकड़ा, तूफानी आकाश की अंधेरी पृष्ठभूमि के खिलाफ झिलमिलाते हुए, जैसे ही वे ठंडे हत्या के इरादे से करीब आए। उनके ऊपर विशाल युद्धपोत अशुभ रूप से तैर रहे थे, जिनमें से प्रत्येक भारी खतरनाक तोपों से सुसज्जित था जो नरक को उजागर करने के लिए तैयार लग रहे थे। जहाज आसमान के विशालकाय थे, उनके विशाल पाल अराजक हवाओं में भी लहरा रहे थे। प्रत्येक पाल पर स्काई हॉल का भयावह प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था। डेक गतिविधि से भर गए क्योंकि चालक दल अपने स्टेशनों पर जाने के लिए दौड़ पड़े, एक पूर्ण हमले की तैयारी कर रहे थे। नीचे समुद्र में काली लहरों का एक उथल पुथल भरा समूह था, जिसमें फुर्तीले फ्रिगेट से लेकर शक्तिशाली युद्ध तक के युद्धपोत थे। ये नौसैनिक विशालकाय जहाज, जिनकी लकड़ी की दीवारें पिछली लड़ाइयों से मोटी और जख्मी थीं, आक्रामक संरचनाओं में पंक्तिबद्ध थे। एक गर्जनापूर्ण गर्जना के साथ उन्होंने तोप के गोले दागना शुरू कर दिया। प्रत्येक गोलाबारी घातक इरादे से निशाना साध रही थी। तोप की आग पानी में गूंज रही थी, लोहे के गोले लहरों में टकरा रहे थे या महल की आधी अधूरी दीवारों से टकरा रहे थे, जिससे पत्थर के टुकड़े उड़ रहे थे। युद्ध का मैदान पूरी तरह विनाश का दृश्य था। हवा तोप की आग की गगनभेदी आवाजों, स्वर्गदूतों के पंखों की धातु की आवाज और पृथ्वी की रक्षा पर हमला करने वाले आकाशीय हथियारों की टक्करों से भरी हुई थी। धुआं और मलबे ने हवा को भर दिया। एक बार साफ दिखने वाला दृश्य अस्पष्ट हो गया क्योंकि प्रत्येक नए प्रभाव के साथ जमीन हिल रही थी। अंधेरा महल हालांकि मजबूत था, अथक हमले के तहत काम रहा था। इसके पत्थर स्काई हॉल के क्रोध के प्रकोप को अवशोषित करते हुए चिल्ला रहे थे। भाड़ में जाओ, वे पीछे नहीं हट रहे हैं, माइकल ने बड़बड़ाया। स्काई हॉल बेड़े से प्रत्येक तोप की गोलाबारी ने तैरते हुए पहाड़ में एक सिहरन पैदा कर दी। अंधेरे महल की नींव में कंपन होने लगा, जिससे पत्थर के काम में हल्की कंपन पैदा हो गई। कोलाहल और अराजकता के बीच अज़ाज़ेल ने अपने विशाल पंख फैलाए और आसमान में उड़ गया। ऊपर चढ़ते समय उसका आकार धुएं और मलबे को चीरता हुआ दिखाई दिया। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? हमला करो। उसके आह्वान का जवाब देते हुए डार्क आर्मी ने जल्दी से अपने आर्क एनर्जी क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। जैसे ही उन्होंने अपनी उड़ान क्षमताओं को सक्रिय किया, उनके चारों ओर चमकदार शक्ति का विस्फोट हुआ।
कुछ ही क्षणों में वे आसमान में उड़ गए, प्रतिशोध का एक काला बादल बना और स्काईहॉल बलों से सीधे भिड़ने के लिए तैयार हो गए। माइकल ने देखा कि स्काईहॉल के स्वर्गदूत समान ऊर्जा के साथ युद्धाभ्यास कर रहे थे। उनकी हरकतें उनकी अपनी सेना के आर्क एनर्जी क्रिस्टल के समान शक्ति स्रोत पर निर्भरता का संकेत दे रही थीं। लगता है कि उन कमीनों के पास अपनी ही चालें हैं, उन्होंने कहा। दुश्मन की क्षमताओं का आकलन करते समय उनके दिमाग में एक रणनीतिक गणना चल रही थी। रिकी की ओर मुड़ते हुए, जो जमीन पर रक्षा का समन्वय कर रहा था, माइकल की आवाज ने शोर को एक आज्ञाकारी स्वर में काट दिया। कोरी से कहो कि वह मेरा बिग बर्था लेकर आए। अपने खुद के युद्धपोत के युद्ध में उतरने के विचार से उसकी आंखों में मनोरंजन और प्रत्याशा का मिश्रण चमक उठा। उसे अपने खतरनाक लेकिन खूबसूरत फ्रिगेट को कार्रवाई में देखे हुए बहुत समय हो गया था, और स्काईहॉल के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंकने के विचार ने उसे उत्साहित कर दिया। रिकी ने तेजी से सिर हिलाया और आदेश सुनाया। उसकी आवाज़ संचार उपकरण के माध्यम से कोरी तक पहुंची, जो नौसेना की संपत्तियों का प्रभारी था। जैसे ही माइकल इंतजार कर रहा था, उसकी नज़र आसमान पर लौट आई, जहां उसकी अंधेरी सेना स्काईहॉल के आक्रमणकारियों से हिंसक रूप से भिड़ गई। युद्ध की आवाज़ें तेज थीं, धातु पर धातु की खनक, ऊर्जा से चलने वाली उड़ान की आवाज़ और घायलों की चीखें हवा में भर रही थीं। अपने आसपास हो रहे विनाश के बावजूद माइकल अपनी मुस्कान को दबा नहीं सका। अपने विशाल आकार और मारक क्षमता के कारण अपने चालक दल के बीच बिग बर्था के रूप में जाने जाने वाले अपने युद्धपोत के आगमन ने शक्ति संतुलन को बदलने का वादा किया। इसकी तोपों के बारे में सोचना स्काईहॉल बेड़े पर नरक का प्रहार उसके दिल में एक भयंकर खुशी लेकर आया। चलो देखते हैं कि उन्हें अपनी ही दवा का स्वाद कैसा लगता है, उसने खुद से कहा। दूसरी ओर ट्रिस्टा और लेनोरा अपनी आंखों में आग लिए माइकल की ओर मुड़े। चलो कचरा बाहर निकालते हैं, ट्रिस्टा ने कहा। उसकी आवाज़ में लड़ाई का रोमांच था। लेनोरा ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ही अराजक हवाई युद्ध में सिर झुकाने के लिए तैयार थे। लेकिन माइकल ने अपना हाथ उठाया, उन्हें उनके कदमों पर रोक दिया। नहीं, सामने से हमला मत करो, उसने दृढ़ता से निर्देश दिया। उन जहाज़ों में से किसी एक में घुसपैठ करने का कोई रास्ता खोजो। मुझे लगता है कि उनके पास एक से ज्यादा इक्के हैं। आसमान में ये दृश्य हिंसा और पराक्रम का एक क्रूर बैले था। अज़ाज़ेल, दानव बटलर, एक भयानक तमाशा था। जब वह हवा में युद्धाभ्यास कर रहा था तो उसके बड़े राक्षसी पंख शक्तिशाली रूप से फड़फड़ा रहे थे। उसकी हरकतें सुंदर और घातक दोनों थीं। उसके हाथ घातक हथियारों में तब्दील हो गए। उसने स्काईहॉल स्वर्गदूतों की पंक्तियों को एक ऐसी क्रूरता के साथ चीर दिया जो विस्मयकारी और भयावह दोनों थी। स्वर्गदूत युद्ध के लिए प्रशिक्षित और दिव्य ऊर्जा से चमकते हुए दुर्जय प्रतिद्वंद्वी थे। उन्होंने चमकते हुए हथियारों का इस्तेमाल किया जो हवा को चीरते हुए प्रकाश के चाप बनाते थे, जो सुंदर और घातक दोनों थे। प्रत्येक वार सटीक था, दिव्य क्रोध के साथ, क्योंकि वे राक्षस बटलर को वश में करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अज़ाज़ल के युद्ध के अनुभव और विशुद्ध क्रूर शक्ति ने उसे एक अलग लाभ दिया। एक तेज चाल के साथ अज़ाज़ल ने एक स्वर्गदूत को कलाई से पकड़ लिया, जब तक कि हवा में एक भयानक झटका नहीं गूंजा। स्वर्गदूत चिल्लाया। अज़ाज़ल ने छाती पर एक विनाशकारी मुक्का मारा, जिससे दिव्य प्राणी टूटे हुए शरीर के साथ जमीन की ओर गिर गया। एक और स्वर्गदूत पीछे से झपटा, तलवार अज़ाज़ल की पीठ पर निशाना साधी, लेकिन राक्षस बहुत तेज था। वह घूम गया, देवदूत का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। उसकी पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ अज़ाज़ल ने तब तक दबाया जब तक कि देवदूत की आंखों की चमक फीकी नहीं पड़ने लगी, फिर उसे चित्रे की गुड़िया की तरह एक तरफ फेंक दिया। जैसे जैसे युद्ध ऊपर बढ़ता गया, ट्रिस्टा और लेनोरा चुपचाप छाया में खिसक गए, कम सुरक्षा वाले युद्धपोतों में से एक की ओर बढ़ते गए। उनकी हरकतें शांत और जानबूझकर थीं, ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए अराजकता के साथ घुल मिल गईं, क्योंकि वे माइकल की योजना को अंजाम दे रहे थे। इस बीच माइकल आकाश में भयंकर बैले को देख रहा था। उसका ध्यान अज़ाज़ल पर था। वह ध्यान से देख रहा था, दानव बटलर के रक्तपात के प्रदर्शन के बारे में उत्सुक और कुछ हद तक आशंकित था। वह घटना जिसके बारे में नित्रोएल ने उसे चेतावनी दी थी। अज़ाज़ल, जो आमतौर पर अनुशासन और नियंत्रण का प्रतीक था, अब आदिम क्रोध और विनाश का भंवर बन गया था। युद्ध के बीच में अज़ाज़ल की क्रूरता बेजोड़ थी। वह स्वर्गदूतों के बीच से गुजरा, उसके पंजे और दांत खुले हुए थे। उसने मांस और कवच को समान रूप से चीर डाला। एक स्वर्गदूत ने पवित्र प्रकाश से चमकते भाले से उस पर हमला किया और उसके दिल पर निशाना साधा। अज़ाज़ल ने भाले को बीच में ही पकड़ लिया और अपने नंगे हाथों से उसे तोड़ दिया, फिर टूटे हुए शाफ्ट को हमलावर की छाती में वापस घुसा दिया। उसकी हंसी, एक गहरी कर्कश ध्वनि, युद्ध के शोर में गूंज रही थी, जिसने इसे सुनने वालों को डरा दिया। आओ तुम स्वर्गीय कमीने, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? अज़ाज़ल ने दहाड़ लगाए। एक और देवदूत उतरा, तलवारें दिव्य अग्नि से धधक रही थीं। अज़ाज़ल ने उसे बीच हवा में ही पकड़ लिया। देवदूत से जूझने से पहले उसे पास के युद्धपोत में इतनी ताकत से पटक दिया कि उसका धातु का पतवार क्षतिग्रस्त हो गया।
देवदूत की तलवार से उसके हाथ पर वार करने पर भी वह नहीं हिला, घाव से बहता खून उसकी उन्मत्त अवस्था को और भी बढ़ा रहा था। उसके चेहरे और पंखों पर खून के छींटे और धब्बे थे। अजाजल पक्षियों के झुंड के बीच से एक शिकारी की तरह देवदूतों के बीच से गुजरा, अपने खून की प्यास में अजेय। उसने प्रत्येक हत्या का आनंद लिया। उसका सामान्य स्थिर व्यवहार अब उस बेरस्कर क्रोध में खो गया जो अब उसे आगे बढ़ा रहा था। जितना अधिक वह लड़ता, उतना ही वह हिंसा में खुद को खोता हुआ प्रतीत होता। उसकी हरकतें रणनीति के बारे में कम और सरासर नरसंहार के बारे में अधिक होती जा रही थीं। अपने सुविधाजनक स्थान से माइकल ने अजाजल को अपने उत्पात को जारी रखते हुए देखा। दानव का वध का आनंद हर क्रूर टैकडाउन में स्पष्ट था। यह उस शांत बटले के विपरीत था जिसे वह जानता था, एक ऐसा परिवर्तन जो आकर्षक और भयावह दोनों था। जैसा कि माइकल ने देखा, उसे एहसास हुआ कि अजाजेल की रक्तपिपासा चुनौती की गहराई को न केवल उनके दुश्मनों के लिए बल्कि संभावित रूप से उनके अपने पक्ष के लिए भी पेश कर सकती है। अध्याय 1298 स्वागत है राक्षसों का। माइकल ने देखा, युद्ध की तीव्रता नाटकीय रूप से बढ़ गई। ऊपर और समुद्र पर युद्धपोतों ने तोपों की बौछारें की। प्रत्येक प्रक्षेप्य में आग ऊर्जा थी जो एक अजीब बैंगनी रंग के साथ चमक रही थी। इन उन्नत तोपों का प्रभाव विनाशकारी था। प्रत्येक हित से तैरते हुए पहाड़ को उनके बल के नीचे और अधिक हिंसक रूप से कांपना पड़ता था। माइकल ने खुद को झटकों के खिलाफ स्थिर किया, जबकि उसकी आंखें स्काईहॉल की बढ़ी हुई मारक क्षमता के प्रदर्शन पर सिकुड़ गईं। तभी रिकी वापस लौटा। उसका चेहरा पीला और उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण थी। वह जल्दी से माइकल के पास गया, उसके कदमों में तत्परता स्पष्ट थी। मुझे अभी अभी सैडी से खबर मिली है, उसने धीमी आवाज में बताया। स्काईहॉल के बुजुर्गों में से एक ने शराब पी ली और अपनी एक लड़की से बात करना शुरू कर दिया। सैडी कप्लान ने खुद को सभी महाद्वीपों में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित कर लिया था, तब भी जब स्काईहॉल ने अपने स्वयं के सिल्वरमून संप्रदाय सहित सभी संप्रदायों को खत्म कर दिया था। माइकल की अधीनस्थ होने और उसके समर्थन से सैडी उसके जासूसी नेटवर्क का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ी थी। उसका दृष्टिकोण सरल और प्रभावी दोनों था। आकर्षक महिलाएं जो शराब और सुंदरता की संगति में खोए हुए पुरुषों से रहस्य उगलवा सकती थीं। इसने सैडी को माइकल के खुफिया अभियानों में एक अमूल्य संपत्ति बना दिया। बुजुर्ग एक राक्षस सेना को जगाने के बारे में कुछ बुदा रहे थे, रिकी ने आगे कहा। इस जानकारी को संसाधित करते समय माइकल की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। उसे याद आया कि कैसे स्काईहॉल के स्वर्गदूत दानव की कब्र और दूसरे क्षेत्र में राक्षसों के शवों की खुदाई कर रहे थे, ये सुझाव देते हुए कि वे अब इन अवशेषों का उपयोग किसी भयावह उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। रिकी ने माइकल को चिंतित भाव से देखा क्योंकि उसकी आवाज में डर का संकेत था। इसका क्या मतलब है, बॉस? उसने इस अशुभ विकास के सामने कुछ समझ या आश्वासन की तलाश में पूछा। इसका मतलब है, माइकल ने धीरे से पहेली को एक साथ जोड़ते हुए कहा, वह स्काईहॉल इस हमले से भी बड़ी योजना बना रहा होगा। वे सिर्फ लड़ नहीं रहे हैं, वे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ होने वाला युद्ध जिसका पैमाना हमने अभी तक नहीं देखा है। उसकी आंखें ऊपर की ओर उठीं। जैसे ही उसने कहा, वह एक शानदार युद्धपोत की ओर खींच गया जो आसमान में आगे की ओर मंडरा रहा था, जिसका डिजाइन अलग और भयावह था। तलवार के आकार का यह अपने नुकीले धनुष और सुव्यवस्थित शरीर के साथ बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसके पतवार की काली धातु तूफानी पृष्ठभूमि के खिलाफ खतरनाक ढंग से चमक रही थी। युद्धपोत की उपस्थिति बड़ी दिख रही थी और माइकल को इसे देखते हुए बुरा लग रहा था। अंदर युद्धपोत का कमांड सेंटर गतिविधि का एक छत्ता था। सफेद लबादे और चेहरे पर एक स्पष्ट निशान वाला एक साहसी बुजुर्ग बड़ी खिड़की पर खड़ा था। उसकी नजर तैरते हुए पहाड़ और नीचे चल रही लड़ाई पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में तनाव बाहर के तूफान को दर्शाता था। उसके चारों ओर हॉल में चहल पहल थी क्योंकि स्काईहॉल के सैनिक आगे पीछे भाग रहे थे। उन्होंने कंसोल पर चमकते रूनों की जांच की, आदेश दिए और अन्य बलों के साथ समन्वित हमले किए। दक्षिणी फ्लैंक पर स्थिति, एक अधिकारी ने चिल्लाया, रून प्रकाशित प्रदर्शन पर आंखें घुमाते हुए। नवंबर LBJNN। तोपखाने की इकाइयां स्थिति में हैं, सर। आपकी आज्ञा का इंतजार कर रही हैं, दूसरे ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ तनावपूर्ण थी क्योंकि वह जानकारी दे रही थी। उसी समय झिलमिलाते चांदी के कवच पहने एक योगिनी सम्मान और तत्परता के साथ बुजुर्ग के पास पहुंची। आपके आदेश क्या हैं, एल्डटासस? उसने पूछा। उसकी आवाज़ कमांड सेंटर के शोर को पार कर गई। डेमन बटलर और द डार्क लॉर्ड पर जूम इन करें। एल्डटासस खिड़की से मुड़े और अधिकार के साथ आदेश दिया। आसपास के चालक दल के सदस्यों ने जल्दी से अपने उपकरणों को समायोजित किया और उसके सामने की खिड़की दो दृश्यों में विभाजित होने से पहले टिमटिमा गई। खिड़की के एक तरफ डार्क लॉर्ड का शांत, लगभग खुशनुमा रूप दिखाई दिया, जो उसके चारों ओर की अराजकता के बिल्कुल विपरीत था। दूसरी ओर अजाजल की तबाही को क्रूर विवरण में प्रदर्शित किया गया था। दानव बटलर विनाश का बवंडर था। उसके हाथ और दांत खुले हुए थे क्योंकि वह स्काईहॉल की देवदूत इकाइयों की एक और लहर को चीर रहा था और उसकी दहाड़ दृश्य फीड के माध्यम से भी गूंज रही थी।
वह घृणित वस्तु हमारी इकाइयों को चीर रही है, एल्फ ने भौहें से कुढ़ी। उसकी चिंता स्पष्ट थी क्योंकि वह अज़ाज़ल द्वारा किए गए नरसंहार को देख रहा था। लेकिन एल्डरटासस ने एक अंधेरे मनोरंजन के साथ दृश्य को देखा, फिर एक दुष्ट मुस्कान प्रकट की। वह केवल घृणित वस्तु वाला व्यक्ति नहीं है, उसने बड़बड़ाया। उसकी आंखों में द्वेष की चमक थी। एल्डर की बात सुनकर एल्फ धीरे धीरे मुस्कुराया और उसकी आंखों में प्रत्याशा की चमक दिखाई दी। क्या ये समय है एल्डर? उसने पूछा, मुश्किल से अपने उत्साह को नियंत्रित करते हुए। एल्डरटासस ने सिर हिलाया। उनकी नज़रें उनके सामने हो रही अराजक लड़ाई पर टिकी थीं। वर्तमान से बेहतर कोई समय नहीं है, उन्होंने निर्णायक लहजे में जवाब दिया। उनकी नज़र खिड़की पर प्रदर्शित संघर्ष के दृश्यों से कभी नहीं हटी। गतिविधि के मुख्य केंद्र से दूर मुड़ते हुए एल्डरटासस जहाज के पीछे की ओर चलने लगे। एल्फ जल्दी से उनके पीछे कदम बढ़ाता हुआ, भागते हुए सैनिकों और चमकते हुए रून प्रकाशित पैनलों से भरे व्यस्त गलियारे से गुजरता हुआ। वे अपने आस्तीन के इक्का को बाहर लाने के इरादे से परिचालन अराजकता से उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़े। आखिरकार वे स्टोरेज बे दरवाजे पर पहुंचे, एक विशाल अवरोध जो काला था और विभिन्न रूनों के साथ जटिल रूप से उकेरा गया था। ये रून लयबद्ध रूप से स्पंदित हो रहे थे, जो उनके माध्यम से बहने वाली आग ऊर्जा द्वारा संचालित थे, गलियारे के साथ भयानक छायाएं डाल रहे थे। एल्डरटासस ने थोड़ी देर के लिए विराम लिया, फिर अपना हाथ मजबूती से दरवाजे पर रख दिया। रून उसके स्पर्श का जवाब देते हुए जोर से गुनगुनाए और फिर एक भारी चरमराहट के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक विशाल हॉल था, जो एक फीकी दूसरी दुनिया की रोशनी से मंद रूप से रोशन था। ताबूतों के अनगिनत सिलहूर जमीन पर बड़े करीने से व्यवस्थित थे, हर एक अंधेरा और भयावह। हवा में मृत्यु और क्षय की गंध थी, एक स्पष्ट उपस्थिति जिसने एल्फ को असहजता में अपनी नाक सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया क्योंकि वह बुजुर्ग के पीछे पीछे चल रहा था। दूसरी ओर एल्डरटासस आत्मविश्वास से हॉल से आगे बढ़ रहा था और उसका हर कदम खामोश हॉल में गूंज रहा था, जिससे दृश्य एक अशुभ एहसास दे रहा था। वह प्रत्येक ताबूत की सामग्री को अच्छी तरह से जानता था, उनमें दानव की कब्र से निकाले गए राक्षसों के शव थे। ये प्राचीन लाशें, जो कभी अपने आप में भयानक प्राणी थीं, पुनर्जीवित होने वाली थीं, उन्हें एक ऐसे युद्ध में सेवा करने के लिए वापस लाया गया था जिसमें उन्होंने लड़ने के लिए नहीं कहा था। स्काईहॉल ने अपने अंधेरे प्रयोगों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की थी। वे राक्षसों की लाशों को उनकी पिछली शक्ति के लगभग 80% तक पुनर्जीवित करने में कामयाब रहे जब वे जीवित थे। यह उपलब्धि स्काईहॉल द्वारा रणनीतिक रूप से अपनी आस्तीन में रखे गए कई इक्कों में से एक थी, जो एक पुनर्जीवित राक्षस सेना को मुक्त करने की तैयारी कर रही थी, जिसने सदियों से दिन का उजाला नहीं देखा था। एक मापा कदम के साथ एल्डरटासस राक्षसों के खामोश ताबूतों से भरे विशाल हॉल के केंद्र की ओर चला गया। केंद्र तक पहुंचते हुए वह रुक गया और ठंडे पत्थर के फर्श पर अपना पैर थपथपाया। तुरंत एक तंत्र सक्रिय हो गया और एक स्तंभ धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ गया। इस नए उभरे हुए स्तंभ के ऊपर एक गोला टिका हुआ था, जो एक आंतरिक प्रकाश के साथ मंद रूप से चमक रहा था, जो इसके चारों ओर बेजान हॉल के साथ तालमेल में स्पंदित था। एल्डर ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे गोले पर रख दिया। उसका चेहरा, जो आमतौर पर भावहीन रहता था, अब उस पल की गंभीरता को दर्शाता था। अपनी आंखें बंद करके उसने धीमी, स्पष्ट आवाज में मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। सक्रियण अनुक्रम का प्रत्येक शब्द हॉल में गूंज रहा था और प्रत्येक शब्दांश के साथ गोला और अधिक चमक रहा था। ताबूतों पर लगे रून प्रतिक्रिया देने लगे, नए सिरे से ऊर्जा के साथ टिमटिमाने लगे, क्योंकि राक्षसों को उनके शाश्वत विश्राम के लिए बाध्य करने वाला प्राचीन जादू धीरे धीरे उलट गया था। जब एल्डरटासस का मंत्र हवा में भर गया तो एल्फ पास में खड़ा था, भय, विस्मय और प्रत्याशा के मिश्रण के साथ दृश्य को देख रहा था। उसने ध्यान से सुना, प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। जल्द ही क्लिक की स्पष्ट ध्वनि हॉल में गूंजने लगी, क्योंकि ताबूतों पर लगे ताले एक एक करके खुलने लगे। हॉल के भीतर की हवा स्पष्ट रूप से ठंडी हो गई, एक ठंडक जो वहां मौजूद लोगों की हड्डियों में समा गई। फिर पास के ताबूतों से धीमी गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला निकलने लगी, जिससे एल्फ के शरीर में सिहरन पैदा हो गई। ये आवाजें आदिम थीं, जो जबरन नींद के युगों से भूख और क्रोध से भरी हुई थीं। ताबूतों में और भी अधिक हिंसक रूप से कंपन होने लगा, क्योंकि अंदर जो कुछ भी था वह हिलने लगा, अपनी मौत जैसी नींद से जाग उठा। इस आवेशपूर्ण वातावरण के बीच एल्डरटासस ने अपना मंत्र पूरा किया। उसका हाथ अभी भी चमकते हुए गोले पर टिका हुआ था। उसने अपनी आंखें खोलीं, जो अब एक अंधेरे विजय के साथ टिमटिमा रही थीं। स्पष्ट रूप से हिलते हुए योगिनी की ओर देखते हुए उसने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, चलो डार्क लॉर्ड को उसकी ही दवा का स्वाद चखाते हैं। अचानक ताबूतों से निकलने वाली खड़खड़ाहट और कंपन बंद हो गई और एक ठंडी खामोशी ने हॉल को घेर लिया। शोर में अचानक रुकावट उससे पहले की कोलाहल से अधिक परेशान करने वाली थी, जो हवा को आगे आने वाली चीज की तनावपूर्ण प्रत्याशा से भर रही थी। दमनकारी शांति को महसूस करते हुए योगिनी ने सहज रूप से अपनी कमर पर लटकी तलवार को पकड़ लिया।
उसके हाथ ने मूठ को कसकर पकड़ लिया, उसे एक पल की सूचना पर खींचने के लिए तैयार। उसकी आंखें मंदरोशनी वाले हॉल के चारों ओर घबराहट से घूम रही थीं। प्रत्येक छाया और हर हल्की आवाज भारी शांति में बड़ी लग रही थी। इस बीच एल्डर टासस ने अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वासी समान मुस्कान बनाए रखी, क्योंकि वह चारों ओर देख रहा था। उसकी आंखें गर्व और द्वेष के मिश्रण से चमक रही थीं। वह भयानक शांति से बिल्कुल भी विचलित नहीं लग रहा था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरे में भरे रहस्य और भय का आनंद ले रहा हो। जैसे ही तनाव असहनीय लग रहा था, अचानक हिंसक हलचल ने सन्नाटा तोड़ दिया, क्योंकि पास के ताबूत का ऊपरी हिस्सा हिंसक रूप से फेंका गया, पत्थर के फर्श पर टकराया। फिर एक काली आकृति धीरे धीरे खुले ताबूत से उठी, सिवाय इसके कि आकृति की विशेषताएं उसके चारों ओर धूल के बादल के नीचे अवरुद्ध थीं। स्वागत है राक्षसों, एल्डर टासस ने घोषणा की, क्योंकि उनकी आवाज संतुष्टि, प्रत्याशा और अंधेरे मनोरंजन से भरी थी। अध्याय 1299 डैगन एक राक्षस है। जैसे ही ताबूत का ऊपरी हिस्सा जमीन पर गिरा, धुएं का घना बादल बाहर निकला, जिससे राक्षस का रूप दिखाई नहीं दिया। योगिनी तनाव में खड़ी थी, उसका हाथ अभी भी तलवार की मूठ पर था, आंखें धीरे धीरे फैलते धुएं पर टिकी हुई थीं। वह पुनर्जीवित राक्षस की एक झलक पाने के लिए उत्सुक तो थी, लेकिन आशंकित भी थी। ये पुनर्जीवित राक्षस आम मरे हुए या सेलेसी की आत्माविहीन सेना से बहुत अलग थे। जबकि मरे हुए और सेलेसी की आत्मा सेना एक विलक्षण, नासमझ हत्या करने के इरादे से काम करती थी, इन राक्षसों में भावनाओं की एक बहुत जटिल श्रृंखला थी, जो एक तीव्र, शुद्ध रक्तपात से प्रभावित थी। ये सिर्फ हत्या की प्रवृत्ति नहीं थी, यह आदिम थी, जिसे एक अनुभवी शिकारी की तरह माना जाता था। इसने उन्हें रणनीति बनाने, सोच समझकर जोखिम उठाने और दिमाग और क्रूर बल के संयोजन से हमला करने की क्षमता प्रदान की। स्काईहॉल ने पहले कभी इतने बड़े संघर्ष में इन राक्षसों को नहीं छोड़ा था, लेकिन राक्षसों की लाशों पर उनके प्रयोगों ने डरावनी क्षमताओं का खुलासा किया था। इन प्राणियों में बहुत तेजी से उपचार और पुनर्योजी क्षमताएं थीं, जो उन्हें युद्ध के मैदान में असाधारण रूप से कठिन प्रतिद्वंद्वी बनाती थीं। उन्हें स्थायी रूप से रोकने के लिए केवल ज्ञात तरीके थे, उनके शरीर को जलाकर राख कर देना, जितना वे पुनर्जीवित कर सकते थे उससे भी तेजी से, या उन्हें पानी में डुबो देना। डूबने से वे मरते नहीं थे, लेकिन वे अपनी निष्क्रिय मृत्यु जैसी स्थिति में वापस आ जाते थे, जिससे बाद में उनके पुनरुत्थान की संभावना बनी रहती थी। जब धुआं आखिरकार साफ हुआ, तो राक्षस की आकृति पूरी तरह से भयावह रूप में उभरी। उनकी त्वचा लाल रंग की थी और उनकी आंखें उसी तीव्र रंग की थीं, लेकिन आम मरे हुए लोगों से अलग, उनके शरीर पर कोई निशान या सड़न के निशान नहीं थे। इसके बजाय उनकी लाल त्वचा चमक रही थी, जो छेनी हुई मांसपेशियों पर फैली हुई थी, जो अपनी पूर्णता में लगभग मूर्तिकला जैसी लग रही थी। प्रत्येक राक्षस के पास 4 भुजाएं थीं, प्रत्येक अंग एक वयस्क व्यक्ति की जांघों जितना मोटा था, जो अपार शारीरिक शक्ति का संकेत देता था। क्या वे सुंदर नहीं हैं? एल्डर टासस ने गर्व और गहरे आकर्षण के साथ टिप्पणी की। फिर भी एल्फ का ध्यान एल्डर के शब्दों पर नहीं था। उसकी नज़र उसके सामने मौजूद राक्षस पर टिकी हुई थी। उसकी त्वचा गहरी, स्पंदित लाल थी, जो हॉल की मंद रोशनी में सांस लेती हुई लग रही थी। उसके सिर से खतरनाक सींग निकले हुए थे। कुछ राक्षसों के सिर के दोनों ओर 2 सींग निकले हुए थे, जबकि अन्य के माथे से एक ही घुमावदार सींग निकला हुआ था। यह नज़ारा आकर्षक और भयानक दोनों था, जो इन प्राणियों की घातक प्रकृति की एक स्पष्ट याद दिलाता था। 2 सींग वाले राक्षस ने इत्मीनान से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी हरकतें जानबूझकर और अस्थिर करने वाली थीं, जिससे एल्फ की रीढ़ में भय की एक सिहरन दौड़ गई। फिर राक्षस ने अपने होंठ खोले, जिससे पीले, शार्क जैसे दांतों की एक पंक्ति दिखाई दी, जिसमें 2 लंबे नुकीले दांत थे, जो पिशाच की याद दिलाते थे। इसके पंख पंखदार नहीं थे, बल्कि एक सख्त, त्वचा जैसी झिल्ली से बने थे, जो नुकीले, उभरे हुए कांटों पर तना हुआ था, जो इसे एक खतरनाक सिलहुट देता था। जबकि बुजुर्ग ने अपनी कारीगरी की प्रशंसा करना जारी रखा, उनके पास मौजूद दानव ने एक भारी, मापा हुआ कदम आगे बढ़ाया। उसका पैर जोरदार आवाज के साथ जमीन पर पड़ा। एक एक करके दानव अपने ताबूतों से बाहर निकले। उनकी उपस्थिति विशाल हॉल पर हावी हो गई। उनकी भारी सांसों की आवाज ने जगह को भर दिया। प्रत्येक सांस मौत की नींद में बिताए सदियों की गहराई से गूंज रही थी, जो अब टूट गई है। उनकी सामूहिक सांस छोड़ने से हवा घनी होती दिख रही थी, जिसने पहले से ही आवेशित वातावरण में एक स्पष्ट तनाव जोड़ दिया। इस बीच एल्डर टासस ने राक्षसों की जागृति को सक्रिय करने के लिए जिस गोले का उपयोग किया था, उसमें एक परिवर्तन हुआ। ये धीरे धीरे एक चमकदार रून में बदल गया, जो शक्तिशाली ऊर्जा से जगमगा रहा था। एक जानबूझकर गति के साथ बुजुर्ग ने रून को अपने हाथ में विलीन होने दिया। जहां यह उसकी त्वचा में बस गया, एक गहरी लाल रोशनी के साथ धीरे धीरे धड़क रहा था। सबसे नजदीकी दानव, मांसपेशियों और दुष्टतापूर्ण अनुग्रह का एक विशाल आकार, धीरे धीरे एल्डर टासस की ओर बढ़ा। उसने उसे नीचे देखा। उसकी ऊंचाई ने लंबे एल्डर को भी काफी छोटा दिखा दिया। प्रत्येक दानव लगभग 7 से 8 फीट लंबा था। उनके शरीर उभरी हुई मांसपेशियों का एक समूह थे, जिससे वे भयावह इरादे के जीवित पहाड़ों की तरह लग रहे थे।
उनके बगल में एल्फ विशेष रूप से बौना दिखाई दिया। उसकी आंखें विस्मय और भय के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। उनके खतरनाक रूप के बावजूद एल्डरटासस शांत रहे। उनके चेहरे पर डर का कोई संकेत नहीं था। उन्होंने उभरते हुए दानव को देखा। उनकी आवाज़ स्थिर और आज्ञाकारी थी क्योंकि उन्होंने अपना अगला आदेश जारी किया। मेरे पीछे आओ, उन्होंने कहा। उनके स्वर में अधिकार स्पष्ट और अडिग था। उनके आदेश पर उनकी हथेली पर लाल रंग का रून अधिक तीव्रता से धड़क रहा था। ये राक्षसों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, मानो उनकी इच्छा के साथ उनके बंधन को मजबूत कर रहा हो। धीरे धीरे पूरी दानव सेना आगे बढ़ने लगी, प्रत्येक कदम जानबूझकर और भारी, एल्डर के पीछे पीछे जब वह उन्हें हॉल से बाहर ले जा रहा था। एल्फ अपने शुरुआती सदमे से उबरते हुए जल्दी से एल्डरटासस के पास जाकर खड़ा हो गया और उन राक्षसों की ओर सतर्क दृष्टि से देखने लगा जो अब उनके पीछे चल रहे थे। इस बीच युद्धपोत के बाहर माइकल शांत भाव से खड़ा था। उसकी आंखें नीचे के अशांत दृश्य को देख रही थीं, क्योंकि उसकी अंधेरी सेना स्काईहॉल की सेनाओं के साथ भयंकर रूप से भिड़ रही थी। उसे अभी खुद युद्ध में उतरना था, इसके बजाय उसने कोरी के बिग बर्था लाने का इंतजार करना चुना। वह अपनी सेना को कार्रवाई में देखना चाहता था ताकि अपनी चाल चलने से पहले उनके प्रदर्शन का प्रत्यक्ष मूल्यांकन कर सके। NOWELL-BEACON युद्ध से अलग खड़े होने से माइकल को युद्ध की व्याकुलता के बिना अपनी सेना को देखने का एक दुर्लभ अवसर मिला। यह उसके लिए एक असामान्य क्षण था। वह अक्सर रोमांच पर या योजना बनाने में व्यस्त रहता था, शायद ही कभी अपनी सेना की क्षमताओं को व्यक्तिगत रूप से देख पाता था। जब उसने उन्हें सटीकता और समन्वित आक्रामकता के साथ आगे बढ़ते देखा तो वह उनके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाया। गया और ईव ने उन्हें अच्छी तरह से तैयार किया था, उन्हें एक शक्तिशाली सेना में बदल दिया था जो सीधे आदेशों की आवश्यकता के बिना स्वायत्त रूप से काम कर सकती थी। हालांकि ईव की मौत का गम उसे अभी भी सता रहा था, लेकिन युद्ध के मैदान में उसके प्रशिक्षण की प्रभावशीलता को देखकर उसे गर्व और दुख का जटिल मिश्रण महसूस हुआ। डार्क आर्मी का निर्बाध संचालन उसके कौशल और समर्पण का प्रमाण था, एक विरासत जो उनके द्वारा किए गए हर युद्धाभ्यास और हर हमले के माध्यम से जीवित रही। माइकल की अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए नर्म पड़ गई क्योंकि उसके विचार ईव पर टिके रहे। तुम्हें ये देखना चाहिए, ईव, उसने अपनी सांसों में बुदबुदाया जैसे कि वह ईव से बात कर रहा हो। जब वह ईव के बारे में सोच रहा था और चुपचाप उसकी मौत पर शोक मना रहा था, तो माइकल की सोच की श्रृंखला अचानक ट्रिस्टा और लेनोरा की आवाज़ से बिखर गई जो ईयरपीस के माध्यम से उससे बात कर रही थी। मेरे प्रभु, हमारे पास एक बड़ी समस्या है, ट्रिस्टा की आवाज़ आई जो तत्परता से भरी हुई थी। बकवास बंद करो और उसे बताओ, ट्रिस्टा। लेनोरा की आवाज़ भी आई, उसका लहजा और भी सीधा था। माइकल की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह पूरी तरह से कमांडर मोड में वापस आ गया, व्यक्तिगत प्रतिबिंबों को पल भर के लिए अलग रख दिया। क्या है? उन्होंने शांति से पूछा। उनकी आवाज़ उनके स्वरों से बढ़ती बेचैनी के बावजूद स्थिर थी। हमने मुख्य युद्धपोत में घुसपैठ की और उनके पास एक सेना है, राक्षसों की एक सेना। ट्रिस्टा की प्रतिक्रिया चिंता से भरी हुई आई। अचानक आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ जिसने माइकल की निगाह ऊपर मुख्य जहाज पर खींची जो अशुभ रूप से ऊपर तैर रहा था। उसके बाद उसने जो देखा वह मंत्रमुग्ध करने वाला और भयानक दोनों था। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज से लाल लावा बह रहा हो, चमकीले लाल रंग का एक बहता हुआ द्रव्यमान जो आकाश में फैल गया। माइकल को इस झरने के भीतर आकृतियों को पहचानने में कुछ सेकंड लगे और जब उसने पहचाना तो उसका दिल दहल गया। आकृतियां राक्षस थीं। नीचे चल रही लड़ाई अचानक रुक गई क्योंकि राक्षस जहाज से बाहर निकल रहे थे। स्काईहॉल के दोनों देवदूत और माइकल की काली सेना रुक गई। उनके हथियार क्षण भर के लिए स्थिर हो गए क्योंकि वे सदमे और भय में घूर रहे थे। राक्षस सेना का नजारा एक गहरी भय की भावना पैदा करने के लिए पर्याप्त था। उनके राक्षसी रूप और उभरती हुई विशाल संख्या किसी बुरे सपने की तरह थी। जैसे जैसे राक्षस सेना आगे बढ़ती गई, युद्धपोत से अविश्वास की लहरें स्काईहॉल स्वर्गदूतों और माइकल की काली सेना दोनों में फैल गईं। युद्ध का मैदान उन्मत्त, भ्रमित आवाजों से गूंज उठा। वे क्या हैं? स्काईहॉल स्वर्गदूतों में से एक ने चिल्लाया, अपने हथियार को और भी कसकर पकड़ते हुए। उसकी आवाज में घबराहट थी। राक्षस, उन्हें सिर्फ मिथक माना जाता है न? एक और स्वर्गदूत ने चिल्लाया, किसी भी आदेश या आश्वासन के संकेत के लिए रैंकों को स्कैन करते हुए। माइकल की काली सेना से प्रतिक्रियाओं में गंभीर हास्य और भयंकर भय का मिश्रण था। मुझे लगा कि राक्षस अजाजिल जैसे दिखते हैं, एक सैनिक चिल्लाया। उसकी आवाज़ शोर को चीरती हुई उनके राक्षस बटले की अधिक मानवीय उपस्थिति का जिक्र कर रही थी। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि वे भी राक्षस हैं? अजाजिल उस सनकी शो की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता है, एक और चिल्लाया, अब युद्ध में उतरने वाले राक्षसी रूपों की ओर इशारा करते हुए। और मैं तो यही सोच रहा था कि अजाजल अपनी तरह का अकेला व्यक्ति है, तीसरे ने कहा। बकवास, वे बहुत बड़े हैं। अगर वे अजाजेल की तरह लड़े तो हम बर्बाद हो जाएंगे, एक अनुभवी दिग्गज ने अपने हथियार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। उसकी आंखें राक्षसों के उतरते झुंड से कभी नहीं हट रही थीं।
जब माइकल ने जहाज से राक्षसों को गिरते हुए देखा तो उसे एक कठोर एहसास हुआ जो एक मालगाड़ी की ताकत से टकराया। उसे डैगन की याद आई, जिसकी त्वचा भी लाल लाल थी और 4 मांसल भुजाएं थीं। जैसे ही टुकड़े भयावह स्पष्टता के साथ अपनी जगह पर गिरे। डैगन, नर्क का कुख्यात शासक, वास्तव में एक राक्षस था, एक अपार शक्ति वाला प्राणी जिसे एक बार उसके पतन और उसके बाद पैंथियन द्वारा नरक के दायरे पर शासन करने के लिए निर्वासित किए जाने से पहले भगवान माना जाता था। जल्द ही माइकल ने खंडित इतिहास और किंवदंतियों को एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया, यह महसूस करते हुए कि राक्षस जाति का विलुप्त होना, डैगन का कठोर निर्वासन और पैंथियन के खिलाफ उसकी लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी सभी आपस में जुड़ी हुई हो सकती हैं। ये अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक बड़ी, अधिक जटिल कहानी के हिस्से थे। अध्याय 1300 बिग बर्था का खतरनाक प्रवेश। जैसे ही दानव सेना युद्ध के मैदान में उतरी, उनकी खतरनाक उपस्थिति ने तुरंत लड़ाई का रुख बदल दिया। अपनी 4 मांसल भुजाओं और खतरनाक चमड़े के पंखों के साथ उन्होंने भयानक दक्षता के साथ डार्क आर्मी सैनिकों की पंक्तियों को चीर दिया। राक्षसों ने अपने विरोधियों को पकड़ने, फेंकने और निर्दयतापूर्वक कुचलने के लिए अपनी बेहतर ताकत और अतिरिक्त अंगों का इस्तेमाल किया। साथ ही उनके पंखों ने तेज और फुर्तीली गतिशीलता प्रदान की, जिससे वे शिकारी सटीकता के साथ झपट्टा मार सकते थे और गोता लगा सकते थे। अपने आप में प्रशिक्षित और शक्तिशाली डार्क आर्मी के सैनिक जल्दी से फिर से संगठित हुए और मंत्रों की बौछार के साथ जवाबी हमला किया। बिजली की चमकीली चाप, आग के धमाके और बर्फ के टुकड़े हवा में राक्षसों की ओर तेजी से बढ़े। प्रत्येक मंत्र ने अपने निशाने पर मारा, जिससे प्रकाश और ध्वनि के विस्फोट हुए जिसने राक्षसों की प्रगति को कुछ समय के लिए रोक दिया। ले लो, तुम शैतान, एक सैनिक चिल्लाया जब उसके आग के गोले ने एक राक्षस को घेर लिया। बर्फ के टुकड़ों को पंक्तिबद्ध करो, उन्हें उनके ट्रैक पर जमा दो। दूसरे ने आदेश दिया, समन्वित वॉली का आयोजन करते हुए। हालांकि राक्षसों ने इन जादुई हमलों का सामना किया, उनके विचित्र मुस्कुराहटें बढ़ती गईं क्योंकि मंत्रों द्वारा लगाए गए घाव तेजी से भर गए, उनकी पुनर्योजी क्षमताएं पूरी तरह से प्रदर्शित हुईं। उनके उपचार करने वाले मांस को देखकर डार्क आर्मी सैनिकों के बीच बढ़ती निराशा और बढ़ गई। अरे, वे जितनी जल्दी हम उन्हें मार सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से ठीक हो रहे हैं। एक सैनिक ने गाली दी, उसकी आवाज में निराशा थी। हम इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? एक और ने निराशा में चिल्लाया, एक राक्षस के पंजे वाले हाथ से वार को टालते हुए। इस बीच स्काईहॉल के स्वर्गदूत दूर से देख रहे थे और शुरू में सतर्क थे। जब उन्होंने ज्वार को अपने पक्ष में बदलते देखा तो वे जयकार करने लगे। हाँ, उन्हें टूटते हुए देखो, एक स्वर्गदूत ने कहा। एक विजयी हंसी रैंकों के माध्यम से गूंज रही थी। धक्का देते रहो, राक्षस युद्ध को मोड़ रहे हैं, एक और ने पुकारा। स्वर्गदूतों में उत्साह भर गया। एक दृढ़ निश्चय से प्रेरित होकर अजाजल ने पास के एक राक्षस पर हमला किया। लड़ाई हवा में ही शुरू हो गई। दोनों लड़ाके आसमान में ऊंचाई और गतिशीलता हासिल करने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल कर रहे थे। अजाजल ने एक शक्तिशाली गोता लगाकर हमला शुरू किया, उसके पंख हवा में चीरते हुए राक्षस की ओर तेजी से मुखों की एक श्रृंखला का लक्ष्य बना रहे थे। अपनी 4 मांसल भुजाओं के साथ राक्षस ने प्रत्येक प्रहार को अस्थिर अनुग्रह के साथ रोका, अपने स्वयं के हमलों की झड़ी के साथ जवाब दिया। जैसे ही उनके पंख जोर से फड़फड़ाते हैं, हवा के झोंके बनाते हैं, राक्षस अपना सिर थोड़ा झुकाता है, एक इशारा जो पहचान या परिचित इंद्रियों की अनुभूति का संकेत देता है। इस क्षणिक विराम के बावजूद राक्षस लगातार लड़ता रहा, उसका हर कदम गणनापूर्ण और क्रूर था। अजाजल, जो आमतौर पर किसी भी लड़ाई में आक्रामक होता है, ने खुद को सीमा तक धकेला हुआ पाया। उसने ऊपर की ओर झपट्टा मारकर और फिर ऊपर से वार करके ऊपरी हाथ हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन राक्षस ने हर चाल का मुकाबला किया। वे आकाश में घातक इरादे से नृत्य करते हुए घूम रहे थे, जबकि अजाजल गुस्से और हताशा में गुर्रा रहा था। लानत है, उसने शाप दिया, हथियारों से वंचित होने का नुकसान महसूस करते हुए। 4 कमबख्त हाथ। अंदर ही अंदर अजाजल के अंदर एक झटका लगा, क्योंकि वह अपनी ही प्रजाति का सामना करने की वास्तविकता को समझ रहा था, जिसे वह लंबे समय से विलुप्त मानता था। स्काईहॉल द्वारा अपनी प्रजाति को कठपुतली के रूप में इस्तेमाल किए जाने और एक खगोलीय युद्ध में महज औजार के रूप में इस्तेमाल किए जाने को देखकर उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। इस एहसास ने उसे क्षण भर के लिए विचलित कर दिया, उसकी भावनाओं के बोझ तले उसका ध्यान डगमगा गया। अवसर का लाभ उठाते हुए दानव ने अपनी 2 भुजाओं से एक शक्तिशाली प्रहार किया, जिससे अजाजल चौंक गया। प्रभाव का बल जबरदस्त था, जिससे अजाजल आकाश से नीचे गिर गया। वह नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसके पंख अनियमित रूप से फड़फड़ा रहे थे क्योंकि वह तेजी से नीचे उतर रहा था। माइकल के पास जमीन पर गिर गया। माइकल जल्दी से अजाजल की मदद करने के लिए आगे बढ़ा, उसे खुद को संभालने के लिए एक हाथ दिया। जैसे ही अजाजल उठे, माइकल ने चतुराई से अपनी गर्दन हिलाई, युद्ध में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए अपनी तत्परता का संकेत दिया। बिना एक पल भी चूके उन्होंने अपनी गर्दन के चारों ओर लटके पदक को थपथपाया।
तुरंत अंदर संग्रहित कवच निर्बाध रूप से खुलने लगे, उन्हें अंधेरे खतरनाक सुरक्षा की परतों में ढंक दिया। प्लेटें एक सटीकता के साथ जगह पर क्लिक करती हैं जो उन्नत शिल्प कौशल और डिजाइन की बात करती हैं। उनका आकार प्रत्येक सेकंड के साथ अधिक प्रभावशाली होता जा रहा है। परिवर्तन को देखते हुए अजाजल और रिकी इस दृश्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। अरे बॉस, ये कुछ गंभीर गया है, रिकी ने एक धीमी सीटी बजाई। उसी समय अजाजल ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में माइकल को पूरी तरह से बख्तरबंद देखकर एक नया सम्मान और आश्वासन की चिंगारी झलक रही थी। सेना को वापस पोर्टल पर ले जाएं, उन्हें क्रिप्ट और फिर स्टॉम्बिले पर्वत श्रृंखला में ले जाएं, उन्होंने सूट पहनने के बाद आदेश दिया। माइकल को पता था कि राक्षसों से सीधे लड़ने से उसकी डार्क आर्मी के सैनिकों में और अधिक हताहत होंगे। वह जानता था कि उसे अपनी सेना को अनावश्यक रूप से बलिदान किए बिना राक्षसी खतरे को बेअसर करने की रणनीति खोजने की आवश्यकता थी। उन्हें स्टॉम्बिले माउंटेन पर वापस जाने का आदेश देना एक सोची समझी चाल थी। स्टॉम्बिले माउंटेन को चुनने का कारण रणनीतिक था। ये वह स्थान था जहां मोगाशुकु, एक दुर्जय 4 सिर वाला हाइड्रा, वेदोरा से युद्ध करने के बाद लौटा था और वर्तमान में आराम कर रहा था। माइकल को पता था कि स्काईहॉल मोगाशुकु को जगाने और उसके क्रोध को भड़काने का जोखिम नहीं उठाएगा, खासकर हाइड्रा की ज्ञात क्षमताओं और उसके द्वारा किए जा सकने वाले विनाश को देखते हुए। मोगाशुकु के विश्राम स्थल के आसपास लड़ाई को स्थानांतरित करके वह हाइड्रा की उपस्थिति को एक निवारक के रूप में उपयोग करने की उम्मीद करता था, जिससे स्काईहॉल को उनका बहुत करीब से या बहुत आक्रामक तरीके से पीछा करने से रोका जा सके। माइकल का आदेश प्राप्त करने के बाद अजाजेल ने डार्क आर्मी को वापस महल में और पोर्टल के माध्यम से सुरक्षा के लिए ले जाने के लिए तेजी से आकाश की ओर उड़ान भरी। उसके पंख हवा के खिलाफ शक्तिशाली रूप से फड़फड़ा रहे थे। अराजकता को चीरते हुए वह पीछे हटने का समन्वय कर रहा था। पीछे हटते हुए स्काईहॉल स्वर्गदूतों ने जल्दी से रणनीति को समझ लिया और तीव्र आक्रामकता के साथ जवाब दिया। वे पीछे हट रहे हैं, आगे बढ़ो, उन्हें भागने मत दो, एक कमांडर चिल्लाया। उसकी आवाज युद्ध के मैदान में स्पष्ट और आज्ञाकारी थी। उन्हें काट दो, कोई भी जीवित न बचे, एक और स्वर्गदूत चिल्लाया, सैनिकों को उनके हमले को तेज करने के लिए प्रेरित किया। इस बीच माइकल ने अपने कवच के भीतर एम्बेडेड आग ऊर्जा क्रिस्टल को सक्रिय किया, जिसने शक्ति की वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की। जैसे ही उसका मुखौटा जगह में खिसक गया और उसका हुड उसके सिर को ढक गया, वह कच्ची ऊर्जा से प्रेरित होकर सीधे आसमान में उड़ गया। जब वह अपनी पीछे हटती सेना की देखरेख और सुरक्षा करने के लिए युद्धाभ्यास कर रहा था, तो उसका रूप गति का एक धुंधलापन बन गया। उसके नीचे समुद्र पर युद्धपोत और हवाई युद्धपोतों ने अंधेरे महल और तैरते पहाड़ पर अपनी अथक बमबारी जारी रखी। तोपों की हर बौछार ने विनाश की वर्षा की। तोपों की गड़गड़ाहट युद्ध के मैदान में भयावह रूप से गूंज रही थी। प्रभाव विनाशकारी थे क्योंकि महल के बड़े हिस्से उड़ गए थे और प्रत्येक प्रहार से पहाड़ कांप रहा था, जिससे संरचना में शॉकवेव फैल रही थी। तोपों के हमलों की बौछारों के तहत बदकिस्मत डार्क आर्मी के सैनिक तोप की आग से अलग हो गए। घायलों और मरने वालों की चीखों से हवा भर गई और जमीन गिरे हुए साथियों के खून से रंग गई। स्काईहॉल के जहाज इतने निर्दयी थे कि उनकी तीव्र तोपखाने की आग ने दोस्ताना आग की घटनाओं को जन्म दिया, जिसमें क्रॉस में कुछ स्वर्गदूत कुछ डार्क आर्मी सैनिकों के साथ खूनी धुंध में फट गए। जब ज्वार स्काईहॉल के पक्ष में बदल रहा था, तो युद्ध के मैदान में अचानक और अशुभ परिवर्तन हुआ। एक लाल स्पॉटलाइट, तीव्र और अशुभ, अचानक स्काईहॉल मैनोवार पर पड़ी, जो नूह की मृत्यु से छोड़े गए अंधेरे आकाश के खिलाफ इसे उजागर करती है। लक्षित जहाज पर सवार चालक दल ने ऊपर देखा। उनके चेहरों पर भ्रम की स्थिति थी क्योंकि वे अजीब रोशनी के स्रोत और इरादे को समझने की कोशिश कर रहे थे। यह क्या है? हम क्यों जगमगा रहे हैं? युवा चालक दल के सदस्यों में से एक ने पूछा, उसकी आवाज में डर था। दक्षिणी महाद्वीप के एक अनुभवी, एक वृद्ध चालक दल के सदस्य ने तुरंत संकेत को पहचान लिया और उसका चेहरा रंगहीन हो गया। यह मौत की लाल बत्ती है, हम चिन्हित हैं। चिल्लाते समय उसकी आवाज आतंक से कांप उठी। इससे पहले कि चालक दल उसके शब्दों को पूरी तरह से समझ पाता या भयानक चेतावनी पर प्रतिक्रिया कर पाता, काले आकाश में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो उन्हें तेजी से आगे बढ़ा रहा था। लेकिन ये कोई खगोलीय घटना नहीं थी, ये दक्षिणी महाद्वीप के सबसे खतरनाक जहाज बिग बर था। माइकल के युद्धपोत से दागे गए घातक मोटा के गोले थे। हवा में आने वाली तोपखाने की सीटी की आवाज भर गई, जो हर गुजरते सेकंड के साथ तेज और अधिक भयानक होती जा रही थी। चालक दल के सदस्य घबराहट में इधर उधर भागने लगे, लेकिन दूर जाने या प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। प्रभाव के लिए तैयार रहो, एक अन्य चालक दल के सदस्य ने चिल्लाया, लेकिन उसके शब्द उसके बाद होने वाले भयंकर विस्फोटों में डूब गए। मोटा के गोले ने युद्धपोत पर विनाशकारी सटीकता से हमला किया। पहला गोला स्टर्न से टकराया, विस्फोटक बल के साथ लकड़ी और धातु को चीरता हुआ। गोला बारूद को प्रज्वलित करता हुआ और जहाज के पिछले हिस्से को आग लगा देता है। कुछ सेकंड बाद एक और गोला केंद्र में जा गिरा, डेक को चीरता हुआ और युद्ध के लिए तैयार तोपों को नष्ट कर दिया।
अंतिम झटका तेजी से आया क्योंकि अधिक गोले जहाज पर गिरे, प्रत्येक ने मरने वालों की संख्या बढ़ा दी। कुछ ही क्षणों में शक्तिशाली युद्धपोत जलते हुए मलबे के अलावा कुछ नहीं रह गया। एक बार दुर्जय युद्धपोत आग और धुएं के एक विघटित कंकाल में बदल गया। इसकी संरचना के टुकड़े समुद्र में बिखर गए क्योंकि ये दुखद रूप से अंधेरे पानी में डूबने लगा। स्काईहॉल के स्वर्गदूत और अन्य चालक दल के सदस्य डरे हुए थे। उनकी पहले की खुशी निराशा की चीखों में बदल गई क्योंकि उन्होंने अपने प्रमुख जहाजों में से एक को नष्ट होते देखा। अब मैं इसे एक बदमाश प्रवेश कहता हूं, माइकल ने हंसते हुए कहा।